हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स पे रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का माइनर पेपर डीएससी 7 का सब्जेक्ट यानी हिंदी साहित्य चिंतन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर को और साथ ही जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीचर सजेशन के बेस पे ही केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो मान लीजिए आपका जो एग्जाम का 80 से 90% का जो पार्ट है वो यहीं से कवर हो जाएगा। 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अदर किसी वीडियो को देखने की नीड आपको फिर नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल गिव अवे, जो कि वीडियो के अंदर मैं आपसे बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं। और जो सबसे पहले करेक्ट आंसर करेगा, जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले हमें कमेंट में आंसर करेक्टली बताएगा, वो फिर हम उन 3 लकी विनर्स को हमारी जो टीम है वो सिलेक्ट करेगी, और उन 3 लकी विनर्स को हमारी तरफ से मिलेंगे फ्री नोट्स। और हाँ, ये विनर निकलते के साथ ही हम अनाउंस कर देंगे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी वहां से हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आप सभी के लिए फ्री होते हैं। 100% फ्री वीडियो सीरीज हमारी चलती है हमारे चैनल पर। लेकिन अगर आपको इन लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए हैं तो हमारी वेबसाइट पे वो भी अवेलेबल है। लेकिन वो जो नोट्स है वो आपके पेड नोट्स हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और प्राइस भी हमने उनका स्टूडेंट फ्रेंडली रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, ठीक है। आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके अपने नोट्स को बाय कर सकते हैं। और प्राइस जो रहने वाला है यहाँ पे नोट्स का, वो 50 रुपीज ओनली रहने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहां से हमारी वेबसाइट पे विजिट करके नोट्स को वहां से आसानी से बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम हिंदी साहित्य चिंतन के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। या फिर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मुक्त छंद और छंद मुक्त कविताएं जो आपकी होती हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है, और हमें ये उदाहरण से समझाना है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी मुक्त छंद जो होता है, ठीक है, अगर हम मुक्त छंद की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे छंद का मीनिंग क्या है, आपकी राइम्स, ठीक है। राइम्स हम सभी ने ही पढ़ी हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम प्राइमरी क्लासेस में थे तो हमारे पास ना हमें टीचर्स राइम सिखाती थी, ठीक है, कविताएं सिखाती थी, जिनके अंदर आपके जो लास्ट के जो वर्ड्स होते थे वो सिमिलर्स होते थे, यानी मिलते जुलते होते थे, लय वाले होते थे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, छंद बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि आपके जो मुक्त छंद है और छंद मुक्त कविताएं हमें वो बतानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हिंदी काव्य परंपरा में प्राचीन समय से ही जो आपके छंद है, छंद का जो महत्व है वो अत्यधिक रहा है। कविता का निर्माण निश्चित मात्रा में, वर्ण में, तुक में, लय के नियमों के आधार पर किया जाता था। यानी हमारा जो प्राचीन काव्य परंपरा है हिंदी साहित्य में, आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी हमारी पुरानी कविताएं होती थी उसके अंदर आपकी एक निश्चित मात्रा होती थी, निश्चित वर्णों का यूज किया जाता था, लय यानी आपके राइम्स का यूज किया जाता था, और वो आपकी किस पे बेस्ड होती थी, आपके नियमों पे आधारित होती थी। लेकिन अभी जो हमारा वर्तमान में जो हमारा आधुनिक काल जो है, इसके अंदर जो आपकी जितनी भी हम कह सकते हैं कविताएं हैं, वो किस पे है, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तनों के आधार पर ही यहाँ पे जो हमारे कवि हैं वो अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं। यानी जितने भी हमारे आधुनिक काल के जो कवि हैं वो अपनी भावनाओं को एकदम
स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, ताकि वो पारंपरिक जो बंधन है उनसे वो बाहर निकल सके। और इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो आपकी मुक्त छंद है और छंद मुक्त जो कविता है उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका विकास हुआ। तो इन दोनों ने ही हिंदी कविता को एक नई दशा दी, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक नई दिशा दी, तथा कवियों को अपनी अनुभूति, संघर्ष, सामाजिक यथार्थ को और भी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का उन्हें अवसर मिला। तो विशेष रूप से यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, छंद मुक्त जो आपकी जो कविताएं हैं, यहाँ पे विशेष रूप से जो आपके कवि रहे हैं, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे हमने इनकी, आप लोगों ने स्कूल टाइम पे जितनी भी इनकी कविताएं हैं, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं वो आपने अपने स्कूल के समय में पढ़ी होंगी, क्लास 9th या 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी कविताएं हैं ना, उनका क्या महत्व है हिंदी साहित्य में, ठीक है, और किस तरीके से उनकी कविताओं के अंदर जो नई नई चेतनाएं हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास किस तरह से हुआ, इस सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कविता की जो स्वतंत्रता है और जो कविता के अंदर आपकी आधुनिकता है, ये एक तरीके से इसका प्रतीक बन के ये उभरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो आंसर, जो मेन आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा जो आंसर है वो लॉन्गर नहीं हो पाता, हमें पूरा पता तो होता है लेकिन हम उसे किस तरीके से लिखे कि हमारा आंसर लॉन्गर हो जाए और हमारे मार्क्स भी अच्छे खासे गेन हो। तो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपसे जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका जो भी आपको समझ में आया उस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उसका एक छोटा सा इंट्रो देंगे, परिचय देंगे, ठीक है, चाहे वो फिर हमारा हिंदी का सब्जेक्ट हो चाहे अदर कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप उसके अंदर क्या करेंगे, एक छोटा सा इंट्रो देंगे। उसके बाद फिर आप अपना यहाँ से मेन जो आपका आंसर स्टार्ट होता है वो यहाँ से अपने आंसर को स्टार्ट आप करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने मेन आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मुक्त छंद का जो स्वरूप है वो क्या है। देखो, जो हमारा हिंदी लिटरेचर जो है ना, हिंदी साहित्य जो है, इसके अंदर जो आपका काव्य वाला पार्ट है, आपने देखा होगा जब आप 9th में या 10th स्टैंडर्ड में थे तो आपने देखा होगा जो आपकी हिंदी की जो बुक थी ना, उसको उसके अंदर ना 2 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। एक तो आपका काव्य खंड था, ठीक है, यानी अभी भी है काव्य खंड, और एक था आपका गद्य खंड, ठीक है। तो काव्य खंड जो है ना हमारा, वो सारी उसमें आपकी कविताएं आती है, और जो गद्य खंड होता है ना, इसके अंदर आपकी सारी स्टोरीज भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मुक्त छंद जो है ना, यहाँ पे मुक्त छंद क्या है, वो काव्य रूप है, ठीक है, जिसमें हम अपनी कविता को पारंपरिक छंदों के थ्रू और उसके नियमों के थ्रू क्या करते हैं, नियमों से मुक्त होकर लिखी जाती है, ठीक है। उसमें आपकी राइम्स, हम कह सकते हैं लय शामिल होती है, भाव शामिल होता है, और उसमें एक कलात्मक भी शामिल होती है, ठीक है। तो आपकी जो छंद मुक्त जो है ना, सॉरी, जो यहाँ पे आपका मुक्त छंद जो है वो किसका स्वरूप है, काव्य का एक स्वरूप है, जिसमें हम अपने पारंपरिक छंदों को नियमों से मुक्त होकर हम उसमें अपनी कविताओं को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कवि है ना, वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को और उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है उससे जो व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता होती है उसके पास होती है। यानी जो भी आपका पोएट है, ठीक है, जो भी आपका पोएट है वो क्या करेगा कविता लिखते समय, ठीक है, पोएम को लिखते समय, उसकी जितनी भी उसकी जो फीलिंग्स है ना, उसकी जो फीलिंग्स है और उसका जो स्वाभाविक रूप है, उसे एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे लिखने में, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो आपके मुक्त छंद जो होते हैं, ठीक है, मुक्त छंद कविताएं जो होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो अगर हम मुक्त छंद की विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या बताती है हमें कि ये पारंपरिक जो हमारे छंद होते हैं ना, ये उनसे मुक्त होकर लिखी जाती है। यानी जो हमारा पारंपरिक जो स्टार्टिंग से जो कविता लिखने का जो नियम है, ठीक है, उससे ये मुक्त होके आपकी ये लिखी जाती है ये कविता, जिसके अंदर आपकी मात्रा, वर्ण, तुकांत के कठोर नियमों में नहीं बांधा जाता। कवि अपनी आवश्यकता और भावना अनुसार पंक्तियों का निर्माण करता है। इससे कविता अधिक सहज और स्वाभाविक बन जाती है। आधुनिक युग के कवि ने अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है और इसी प्रकार मुक्त छंद कविता को रूढ़िवादी से मुक्त करता है, ठीक है। यानी पारंपरिक छंद से मुक्ति का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो आपकी मुक्त छंद कविताएं जो होती है ना, जिसमें राइम्स नहीं होती, उसकी पहली क्वालिटी क्या है कि ये जो आपके पहले का जो पारंपरिक जो तरीका है ना कविता लिखने का, कि हम उसमें क्या करते थे, पहले की जो हमारी कविताएं होती थी, कवि उसमें क्या करते थे कि कठोर नियमों का पालन करते थे, ठीक है। कवि बंधा जाता था किसके बीच में, वर्णों के बीच में, तुकांत शब्दों के बीच में और मात्राओं के बीच में। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में जो आधुनिक समय के जो हमारे कवि रहे हैं ना, उन्होंने अपनी आवश्यकता और अपने भावों के अनुसार ही जो आपकी राइम्स की जो आपकी राइम्स के जो स्टेंजाज है, ठीक है, जो आपकी कविता की जो पंक्तियां हैं,
उनका बिल्डअप करना स्टार्ट करा है, निर्माण करना स्टार्ट करा है। तो इससे आपकी जो कविता है ना, जो पोयम है, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, ठीक है, और भी ज्यादा सहज बनी है, स्वाभाविक बनी है। और आज के समय में, आधुनिक युग में, जो आपके जितने भी पोएट हैं, ठीक है, जितने भी कवि हैं, उनको एक स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, अपने अनुसार कविताओं का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो पहली जो मुक्त छंद कविता की जो विशेषता है वो क्या कहती है कि इसके अंदर ना आपके जितने भी पारंपरिक जो तरीके हैं उससे मुक्त होकर कवि अपनी कविता का निर्माण कर सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि लयात्मकता का अस्तित्व। लयात्मकता का अस्तित्व क्या है कि यहाँ पे जो आपकी राइम्स जो चल रही है ना, जो कविता जो चल रही है, पहले क्या होता था, जो आपकी पारंपरिक जो कविताएं जो होती थी वो पारंपरिक नियमों से मुक्त वहां पे रहती थी, मतलब उसमें नियमों का पालन करा जाता था। जो भी आपकी पुरानी कविताएं होती थी उसमें लय का पालन किया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, जो आधुनिक जो हमारी कविताएं, उसके अंदर आपके पारंपरिक नियमों से मुक्त वो रहती है, ठीक है, फिर भी उसमें लय का महत्व बना रहता है। कविता में भाव के अनुसार एक आंतरिक संगीतात्मकता पाई जाती है। यह लय शब्दों और भावों के संयोजन से उत्पन्न होती है। इसीलिए मुक्त छंद पूरी तरह से गद्य जैसा नहीं होता, इसमें कविता का सौंदर्य बना रहता है, ठीक है। जैसा मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि हमने जब हम 9th या 10th स्टैंडर्ड में थे तो हमारी जो बुक्स का जो पार्ट था, या हम कह सकते हैं जो हिंदी साहित्य का जो पार्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिंदी साहित्य को काव्य खंड और आपका गद्य खंड, ठीक है। तो यहाँ पे काव्य खंड जो थे आपकी सारी कविताएं थी उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या बोलता है सेकंड पॉइंट कि दूसरी क्वालिटी क्या है मुक्त छंद कविता की, कि इसके अंदर आपका जो लय जो है, ठीक है, जो राइम्स जो है वो आपकी झलकती है, ठीक है। कविता के अंदर आपकी जितनी भी इमोशंस है, जितने भी भाव है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है कवियों के द्वारा। कवियों के द्वारा आपके राइम्स वर्ड को चुना जाता है, लयात्मक शब्दों का इसमें उपयोग किया जाता है, भावों का और लयात्मक शब्दों का संयोजन किया जाता है, ठीक है। इसलिए आपकी मुक्त छंद जो होती है वो पूरी तरीके से गद्य जैसी नहीं होती, यानी कहानियों जैसे नहीं होती। इसके अंदर आपके जो आपका संयोजन है लय शब्दों का और भावों का वो देखने को आपको मिलता है। इसी से आपकी जो कविता का सुंदरता है वो बनी रहती है, ठीक है। तीसरी जो विशेषता वो क्या है कि भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होना, यानी जितने भी कवि जो भी कविता लिख रहा है उस कविता के अंदर उसके कितने विचार झलक रहे हैं, ठीक है, कितनी उसकी जो हम कह सकते हैं भाव जो है, कितना अपने भावों को वो दर्शा पा रहा है कवि। तो मुक्त छंद कवि को अपने विचार और अनुभूतियों को बिना किसी बंधन के व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें सामाजिक संघर्ष, पीड़ा, अन्याय, प्रेम और यथार्थ जैसे विषयों को सरलता से प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने मनोभाव को सहज ढंग से व्यक्त करता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपकी मानी जाती है। यानी मुक्त छंद के जो आपके कवि हैं उनको फ्रीडम दी जाती है, उन्हें स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता रूप से, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने विचारों को और अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके, बता सके। चाहे फिर आपके सामाजिक उसके अंदर मुद्दे शामिल हो, जैसे आपका सामाजिक संघर्ष हो, पीड़ा हो, अन्याय हो, प्रेम हो, तो कवि इन जैसे विषयों को सरलता से अपना प्रस्तुत कर सकता है अपनी कविता के अंदर, ठीक है। तो तीसरी विशेषता इसकी ये कहती है। उसके बाद है आधुनिक चेतना का प्रभाव, यानी जो आपके मुक्त छंद वाली जो कविताएं होती हैं उसके अंदर आपकी आधुनिक चेतना जो है उसका क्या प्रभाव होता है। तो देखो, मुक्त छंद आधुनिक युग की चेतना से प्रभावित होते हैं। उसमें आपका औद्योगिकीकरण भी आता है, ठीक है, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल जो चेंजेस है वो भी आते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं, ठीक है, सोशल चेंजेस भी आते हैं, स्वतंत्रता और आपका आंदोलन, आधुनिक जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, इन सबको कविता ने नया स्वरूप दिया है और कवियों ने जीवन के यथार्थ को भी इसमें व्यक्त करने के लिए इस शैली को अपनाया है। तो यानी जो हमारी सिर्फ जो पोएम्स होती हैं ना, जो कविताएं होती हैं, हम कह सकते हैं जो राइम्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं बनाई जाती, बल्कि उनके पीछे उन्हें बनाने का जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो आपका चेंजेस को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। जीवन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक कवि अपनी कविता का निर्माण करता है, उसे बनाता है, ठीक है जी। तो आधुनिक चेतना का मीनिंग यहाँ पे यही है कि जब कवि अपनी सामाजिक परिवर्तन, स्वतंत्रता, इन जैसे मुद्दों को ध्यान में रख के अपनी कविता का निर्माण करता है, तो वही आपका आधुनिक चेतना के प्रभाव को दर्शाता है। उसके बाद है आपका भाषा की सरलता, यानी कवि जो भी अपनी कविता का निर्माण कर रहा है, ठीक है, पढ़ने वाले पाठक के लिए वो कविता कितनी आसानी से उसको समझ में आ रही है, उसके अंदर भाषा की कितनी सहजता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी आपके अलंकार है, जो आपके रस हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 9th और 10th स्टैंडर्ड में हमने सबने पढ़ा होगा, ठीक है, अलंकार पढ़े हैं, रस पढ़े हैं,
ठीक है, जिसमें आपका श्रृंगार रस, ठीक है, और आपका वीर रस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, अपने स्कूल टाइम पे। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो भाषा की सरलता का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये विशेषता क्या कहती है कि मुक्त छंद की भाषा अपेक्षाकृत सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, बोलचाल के निकट होनी चाहिए। यानी आपकी जो कविता आप बना रहे हैं उसके अंदर आप कठिन अलंकारों का और जो भी आपकी आर्टिफिशियल जो चीजें हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल जो शब्द है यानी आपकी कृत्रिम मता जो है, इसकी स्वाभाविकता को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। इससे पाठक की जो कविता जो होती है ना वो अधिक आसानी से जुड़ पाते हैं, ठीक है। भाषा की सहजता इसे क्या करती है, लोकप्रिय बनाती है। यानी जो भी आपकी कविता है, कवि जो भी कविता लिख रहा है, ठीक है, जिस भी समस्या पे, जिस भी भावनाओं को, जिस भी विचारों को शामिल करके वो कविता जब लिखता है, तो कवि को अपनी कविता के अंदर भाषा का सहज रूप से उपयोग करना चाहिए, यानी सरलता से उसका उपयोग करना चाहिए। ज्यादा कठिन अलंकारों को और आपके जो डिफिकल्ट जो वर्ड्स है, अगर हम सरल भाषा में समझे तो ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स को उसे इंक्लूड करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पाठक होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या होता है फिर कविता का जो एक जो रियल जो स्वरूप जो होता है, ठीक है, जो उसका मीनिंग जो होता है, उसे पढ़ने का जो उद्देश्य होता है, फिर हम उसे समझने में हमें उसे कठिनाइयां आती है। इसलिए कवि को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी मुक्त छंद की जो कविताएं होती हैं उसके अंदर आपकी भाषा एकदम सरल सहज होनी चाहिए, ठीक है, साधारण बोलचाल वाली, ताकि पाठक आसानी से उसे जुड़ पाए। उसके बाद है पूर्ण स्वतंत्रता। जो आपकी छंद मुक्त कविताएं जो है, ठीक है, अभी हमने ऊपर कौन सी कविताओं के बारे में जाना, आपकी मुक्त छंद कविताओं के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं आपकी छंद मुक्त कविताएं कौन सी होती है। छंद मुक्त कविताएं स्टूडेंट्स वो होती है जिसके अंदर आपकी राइम्स का और आपकी मात्राओं का, लय का, तुक का, इसमें आपको फॉलो रूल नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है, नियमों का पालन इसमें आपको नहीं करना पड़ता। जब भी एक कवि लिखता है कोई भी कविता को, तो उसकी कविता के अंदर उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, पूरी फ्रीडम होती है कि अपनी जो वो पोएम लिखे वो अपने अनुसार लिखे, किसी भी रूल को वो फॉलो ना करे, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, छंद मुक्त कविता कहते हैं, जिसमें कवि बिना किसी नियमों के पालन करके वो अपनी कविता को पूरी स्वतंत्रता से वो लिखता है। तो यहाँ पे आपकी जो छंद मुक्त कविता जो है वो कवि किसी प्रकार के छंद, मात्रा या तुक के नियमों का पालन इसमें नहीं करता। कविता पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही कारण है कि इसे आधुनिक कविता का रूप भी इसमें कहा जाता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की, यानी छंद मुक्त कविता की दूसरी विशेषता क्या है कि विचार प्रधानता। तो विचार प्रधानता की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो कविताएं होती है ना, उसके अंदर आपकी भावनाओं की अपेक्षा विचारों और अनुभवों को अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्व दिया जाता है। कवि समाज, राजनीतिक अन्याय, संघर्ष और व्यक्ति की समस्याओं को सामने लाता है। इसमें बौद्धिकता और चिंतन की प्रधानता होती है, इसलिए यह आधुनिक जीवन से अधिक जुड़ी हुई आपको दिखाई देती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, छंद मुक्त कविता में क्या होता है कि जो कवि है ना वो अपनी कविता के अंदर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और उसके जो विचार हैं, जो उसके एक्सपीरियंस है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। चाहे वो समाज के लिए लिख रहा हो, ठीक है, चाहे वो राजनीति के लिए कोई कविता लिख रहा हो, चाहे वो अन्याय के लिए कोई कविता लिख रहा हो, यानी उसकी जो विचार की जो प्रधानता है, उसके जो थॉट्स है वो किस तरीके से, मतलब कितने पावरफुल है कि जिसको हम पढ़ के, सपोज दैट मैंने कोई पोयम लिखी आजादी के ऊपर या संघर्ष के ऊपर, स्ट्रगल के ऊपर, ठीक है, जब मैंने आपके सामने उसे रिप्रेजेंट करा, आपके सामने प्रस्तुत करा, आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते के साथ ही जो आपकी बौद्धिकता है, यानी आपका जो लॉजिक है, जो आपकी थिंकिंग है, वो किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आपको जो भी मैंने अभी पोयम लिख के दी, कविता लिख के दी, ठीक है, उसका जो असर है वो आपके बौद्धिकता पे, आपके लॉजिक पर, आपकी थिंकिंग पर क्या पड़ा, ये हमें क्या बताता है, कौन बताता है, आपकी छंद मुक्त कविता बताती है, ठीक है, जिसमें आपकी विचारों की प्रधानता होती है। यानी कवि जो भी लिखे वो इतना प्रभावी रूप से लिखे कि सामने वाला जो पाठक है, ठीक है, उसको पढ़ते के साथ ही उसके जो बौद्धिकता है और जो उसकी चिंतन की जो शक्ति है, ठीक है, वो दिखाई दे, उसको समझ में आए कि इस कविता को पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका यथार्थ का चित्रण। यथार्थ का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? यथार्थ का मीनिंग ये होता है रियलिटी को दिखाना, ठीक है। जब भी कोई पोएट, जब भी कोई कवि अपनी कविता को लिखता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करता है कि वो अपनी कविता के अंदर, अपनी पोएम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो रियलिटी को दर्शाए, ठीक है, सच्चाई को, ठीक है, दिखाए कि आखिर में क्या सच्चाई है। तो यहाँ पे जो आपकी छंद मुक्त कविता है ना, इसके अंदर ना कल्पना की जगह आपके यथार्थ को, यानी आपकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना जो है,
कल्पना को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो आपकी सच्चाई जो है, ठीक है, सच्चाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आपके पोएट के थ्रू, कवि के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे यथार्थ का चित्रण का मीनिंग यही है कि कवि जो भी कविता लिख रहा है, चाहे वो समाज की समस्याओं पे आधारित हो, आपके संघर्ष पे आधारित हो, विरोधाभासियों के ऊपर आधारित हो, किसी भी विषय पे आधारित हो, तो कवि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यथार्थता का पालन करे, ठीक है, सच्चाई को दिखाए विदाउट एनी इमेजिनेशन, ठीक है, बिना कल्पना के वो सबसे ज्यादा सच्चाई के ऊपर ही अपनी किसको दिखाए, कविता को दिखाए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भाषा की सहजता। यानी देखो, अभी हमने पढ़ा मुक्त छंद जो था आपका और छंद मुक्त जो था, इसके अंदर हमने दोनों ने यही जाना, दोनों में ही आपका ये पॉइंट सिमिलर रहेगा, चाहे वो आपकी छंद मुक्त कविता हो चाहे छंद युक्त कविताएं हो, ठीक है। इसके अंदर ना दोनों में ही आपकी जो भाषा होनी चाहिए, कवि जब लिखता है तो भाषा के अंदर एकदम सरल रूप, सरल शब्दों का, सहजता का और कम अलंकारों का उपयोग करके वो लिखता है, वो ही आपकी भाषा की सहजता कहलाती है। उसके बाद है नवीन प्रयोगशीलता। यानी जो आपकी छंद मुक्त कविताएं होती है ना, उसमें नए नए सिंबल्स, प्रतीक, बिंब, शैलियों का उसमें यूज किया जाता है। कवि जो है वो पारंपरिक जो लिखने का तरीका है उसे हटाकर आधुनिक समस्याओं को व्यक्त उसमें करता है, जिससे आपका जो साहित्य है, जो आपका लिटरेचर है, उसमें एक नवीनता आती है, ठीक है। यही आपकी आधुनिक संवेदनाओं की क्या करती है, अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। उसके बाद है आपका सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना मीन्स कि छंद मुक्त कविता जो है वो समाज की समस्याओं को कितने अच्छे से सामने लेकर आ रही है, कितना प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, चाहे उसमें आपकी समाज से संबंधित शोषण हो, अन्याय हो, गरीब हो, संघर्ष हो, तो ये जैसे जितने भी आपके विषय हैं इसके अंदर इसकी प्राथमिकता इसको दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है। इससे समाज में एक जागरूकता भी आपकी उत्पन्न होती है। तो कविता, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो भी हमारी पोएम्स होती है, राइम्स होती है, कविताएं होती है, वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए ही नहीं बनाई जाती, बल्कि समाज के अंदर, या हम कह सकते हैं अपने जीवन के अंदर, और हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर परिवर्तन लाने का ये क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये बात करते हैं कि जो आपकी मुक्त छंद है और छंद मुक्त जो कविताएं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो अगर हम अंतर की बात करें तो जैसा भी हमने जाना, जो मुक्त छंद जो होते हैं उसके अंदर आपका लय का अंतर होता है, यानी मुक्त छंद में आपका आंतरिक लय और संगीत आत्मकता इसमें बनी रहती है, ठीक है। जबकि जो आपका छंद मुक्त जो होता है ना, इसमें कविता में आपकी लय का विशेष इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, विशेष महत्व नहीं दिया जाता। मुक्त छंद कविता में आपकी जो गेयता जो होती है उसको प्रधानता में रखा जाता है। गेयता मीन्स यहाँ पे ये है कि कवि सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों को, जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उसको ही वो मिलते जुलते रखता है, और दूसरी ओर जो छंद मुक्त कविता जो होती है ना, उसके अंदर विचारों की प्रधानता होती है, और यही दोनों के बीच में क्या होता है, मेन अंतर होता है। संरचना का अंतर की बात करें तो आपकी मुक्त छंद कविता के अंदर आपका कलात्मक ढांचा इसमें बना रहता है, जबकि आपकी जो छंद मुक्त कविताएं होती है वो पूरी तरीके से आपकी स्वतंत्रता पे आधारित होती हैं। इसके अंदर जो भी आपके स्टैंजाज होते हैं, जो भी पंक्तियां होती है, उसमें एक लंबाई और एक स्ट्रक्चर, संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कवि अपनी सुविधा के अनुसार इसको रचता है, लिखता है। भाव और विचार की बात करें तो आपका मुक्त छंद जो है ना, वो भावनाओं पर और अनुभूतियों पर आधारित होता है, जबकि आपकी छंद मुक्त कविता जो होती है वो विचारों और सामाजिक यथार्थ को अधिक इंपॉर्टेंस देती है, महत्व देती है। इसलिए आपकी जो मुक्त छंद जो है वो अधिक आपका भावनात्मक रूप दिखाता है, और जो छंद मुक्त कविताएं जो होती है वो अधिक आपको बौद्धिकता का प्रतीक कराती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर अंतर है। अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जूही की कली। ये क्या है, आपकी मुक्त छंद का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो आपका आधुनिक समय में जो आपकी नई कविताएं हैं उनके अंदर आपको नई नई रचनाएं देखने को उसमें मिलती हैं, ठीक है। और इन्हीं से ही आपकी जो कविताएं हैं वो एक स्पष्ट उसमें हमें प्रकृति देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं जो आपका हिंदी लिटरेचर जो है ना, हिंदी साहित्य जो है, उसके ऊपर इनका क्या प्रभाव है, मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता का इसके ऊपर क्या प्रभाव है आपका हिंदी साहित्य पे। तो अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये कहता है कि कविता के अंदर ना ये दोनों ही क्या करती है, एक नवीनता लेकर आती है, यानी एक नया रूप लेकर आती है आपकी कविता के अंदर। तो दोनों ही क्या है, आपकी काव्य रूपों का हिस्सा है, हिंदी साहित्य में जो आपका काव्य रूप है उसका ही हिस्सा है, ठीक है, जो कि एक नया स्वरूप प्रदान करती है हमारी कविताओं को। और जो कविताएं हैं वो केवल पारंपरिक विषयों से संबंधित आज के समय में नहीं रही है, बल्कि आधुनिक जीवन और समस्याओं का हिस्सा बनती गई है, ठीक है। तो इससे ही जो हमारा हिंदी साहित्य है ना वो आज के समय में ज्यादा समकालीन बन गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास, यानी छंद मुक्त कविता और मुक्त छंद कविता का जो आज के समय में प्रभाव है वो क्या है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का इसमें
आपको विकास देखने को मिला है। यानी जितने भी हमारे पोएट हैं, जितने भी कवि हैं, उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को, अपने भावों को स्पष्ट करा है। ठीक है, इससे हमारा जो हिंदी साहित्य है ना, उसमें हमें विविधता और एक नयापन देखने को मिलता है, और कविता हमारी इससे और भी ज्यादा जीवंत और आपकी प्रभावशाली बनती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक चेतना का विस्तार। सामाजिक चेतना के विस्तार की बात करें तो कविताएं जितनी भी हमारी होती है ना, वो सामाजिक समस्याओं पे भी आधारित होती है, जिसमें आपका गरीबी है, शोषण है, असमानता है, न्याय है, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर आपका साहित्य का ये हिस्सा बनी हुई होती है। इससे क्या हो रहा है, समाज के अंदर एक नया दर्पण देखने को हमें मिल रहा है। यानी हिंदी साहित्य जो कविताएं जो है हमारी, वो सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि समाज की समस्याओं को भी इसमें प्रमुखता आपको देखने को मिलती है। उसके बाद है आधुनिक कविता का विकास। यानी आज के समय में जितनी भी आपको कविताएं देखने को मिलती हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता की, तो ये नई कविता और प्रयोगवादी और प्रगतिवादी जैसी धारणाओं को इसने जन्म दिया है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारी हिंदी साहित्य जो है ना, वो और भी ज्यादा आधुनिक बना है। ठीक है, और कविता के अंदर जो हमारा अभिव्यक्ति का यानी एक्सप्लेनेशन का, अपने भावों को, विचारों को स्पष्ट करने का जो तरीका है, वो और भी ज्यादा अच्छे से हो गया है। ठीक है, डेवलप हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका पाठकों से निकटता। यानी आपकी छंद मुक्त और आपका मुक्त छंद जो कविताएं हैं, इसमें पाठकों की इसमें निकटता आपको देखने को मिलती है। यानी सरल भाषा और यथार्थवादी जो आपका दृष्टिकोण है, ठीक है, इसके कारण पाठक जो है ना, वो कविता से अधिक ज्यादा जुड़ पाते हैं। केवल विद्वानों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी जनता तक, आम जनमानस तक भी ये पहुंचती है। यानी पाठकों की निकटता से हम यहाँ पे क्या तात्पर्य है, क्या समझ में आता है इस पॉइंट से, कि आज के समय में जो आपकी जो कविताएं लिखी जाती है, उसके अंदर जो कवि है, ठीक है, वो अपनी कविताओं के अंदर सरल भाषाओं का और रियलिटी जो बेस्ड जो आपकी समस्याएं जो होती हैं, ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण को उन्होंने शामिल करा हुआ है, ताकि जितने भी आपके पाठक हैं वो ज्यादातर कविताओं से जुड़ सके। ठीक है, इसके अंदर आपका सिर्फ विद्वानों तक ही सीमित ये नहीं रहा है, बल्कि हमें आगे भी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। यानी इस प्रश्न का जो निष्कर्ष है वो क्या कहता है। तो निष्कर्ष की बात करें तो अंत में हम ये कह सकते हैं, जो भी आपकी मुक्त छंद कविताएं और छंद मुक्त जो कविताएं, ये दोनों ही आपके हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य की विधाएं होती हैं। ठीक है, जिन्होंने कविताओं को पारंपरिक बंधनों से मुक्त कराकर उन्हें एक नया रूप दिया है। छंद मुक्त जो आपकी कविता है, यानी मुक्त छंद कविता, जहाँ उसने लय को और भावनात्मकता उसमें बनी रहती है, वहीं आपकी जो छंद मुक्त कविता है, वो क्या करती है, विचारों को स्वतंत्र रूप से हमें अभिव्यक्त करने का एक माध्यम बनती है। और जो आपके जो ये कवि हैं, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, इन्होंने अपनी मुक्त छंद कविताओं को नई दिशा प्रदान की है और हिंदी साहित्य को आधुनिक चेतना से जोड़ा है। तो इन दोनों काव्यों के रूपों ने हिंदी साहित्य में आपके स्वतंत्रता को जन्म दिया है, ठीक है, नवीनता को, और सामाजिक चेतना का भी विकास इन्होंने यहाँ पे किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है, आख्यान परक कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अगर हम बात करें आख्यान परक कविताओं की विशेषताओं की, उससे पहले हम ये जान लेते हैं, ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो आपका गीतात्मक कविता जो है, ठीक है, उसका हमें परिचय देना है और इसके आवश्यक तत्वों को भी हमें इसमें चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम इसे एक इंट्रो को समझते हैं। ठीक है, जो आपकी हिंदी काव्य साहित्य है जो है ना, हिंदी काव्य साहित्य में आपकी जितनी भी कविताएं होती है, अनेक विधाओं में वो प्रचलित होती है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ ऐसी हमारी कविताएं होती है जिसके अंदर हमें लय देखने को मिलती है, यानी कुछ राइम्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, और कुछ जो होती है वो हमारी कविताएं कैसी होती है, आख्यान परक मतलब जिसके अंदर हम अपनी एक क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, समरीज बताते हैं, या हम कह सकते हैं उसकी एक एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ठीक है, तो हिंदी का साहित्य के अंदर ना, हमारे काव्य साहित्य के अंदर आपकी दो तरीके की कविताएं होती है। एक होती है आख्यान परक और एक होती है गीतात्मक मतलब जिसके अंदर आपकी हम कह सकते हैं राइम्स आती हैं, पोएम्स आती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और आख्यान परक कविता वो होती है जिसको हम पढ़कर क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, गीतात्मक कौन सी होती है, जिसको हम गाने के लिए ही बनी होती है, और आख्यान परक कौन सी होती है, जो हमारी समझने के लिए होती है। तो अगर हम आख्यान परक कविता की बात करें तो ये आपकी घटना पर, कथा पर, चरित्र पर, ठीक है, घटना, कथा और आपकी चरित्र पर और किसी प्रसंग पर ये आपकी क्रमबद्ध होती है, यानी सीक्वेंस वाइज होती है, जिसमें आपका वर्णन किया जाता है। ठीक है, किसी भी घटना का, किसी भी कथा का। तो जबकि अगर हम बात करें गीतात्मक कविता की,
तो गीतात्मक कविता में क्या होता है, आपके जितने भी भाव होते हैं, आपकी संवेदनाएं होती हैं, उन सबको ये क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। और ये दोनों ही काव्य क्या है, हिंदी साहित्य को क्या करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। जहां पर आपका आख्यान परक कविता क्या कर रही है, कथात्मक प्रमुखता उसमें होती है, वहीं आपकी जो गीतात्मक कविता होती है उसमें आपके भाव जुड़े होते हैं, कविताएं ठीक है भावनात्मक होती है, संगीतात्मक को इसमें यहाँ पे विशेष महत्व दिया जाता है। और इन दोनों ही काव्यों ने अपनी अपनी एक क्वालिटी रखी है, विशिष्ट हम कह सकते हैं, विशिष्ट विशेषताएं हैं, ठीक है, और आवश्यक तत्व भी इनके होते हैं जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो आपकी आख्यान परक जो कविता है उसका अर्थ और स्वरूप क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर ना आपकी कथा प्रधानता होती है, यानी आख्यान परक कविता मैंने आपको पहले ही बताया ये वो होती है जिसमें हम किसी भी घटना का वर्णन करते हैं, किसी भी चरित्र का वर्णन करते हैं, या किसी भी प्रसंग या कहानी को हम जब सीक्वेंस वाइज यानी क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करते हैं, वो ही हमारी आख्यान परक कविता होती है। तो यहाँ पे आख्यान परक कविता का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि इसके अंदर आपकी कथा की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें वो कथा आपकी किसी से भी संबंधित हो सकती है, चाहे वो आपकी घटना हो, ठीक है, चाहे वो आपका चरित्र हो, प्रसंग हो, कहानी हो, इसके अंदर आपका क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। तो कवि अपनी कल्पना भाषा के माध्यम से कथा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यानी रोचक बनाता है। और इस प्रकार की कविता में जो आपका पाठक होता है ना, ठीक है, जो उस कविता को पढ़ रहा होता है उसको ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वो किसी कहानी को ना बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है, ठीक है, मतलब वो उस कहानी के अंदर इतना डूब जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो सच में उस कहानी को सामने से बैठ के देख रहा है, ठीक है। तो आख्यान परक कविताएं हमारी ऐसी होती है जिसके अंदर अपनी हम इमेजिनेशन का यूज करते हैं, अपनी भाषा के अंदर सरलता लाते हैं, उसको इस तरीके से कवि रिप्रेजेंट करता है कि वो और भी ज्यादा रोचक बन जाए, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी बन जाए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन, यानी आपकी जो आख्यान परक कविताएं होती है उसमें आपकी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, उनका वर्णन किया जाता है, ठीक है। कविताओं में घटनाओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, यानी वो कब शुरू हुई, बीच में फिर क्या हुआ, और एंडिंग में क्या हुआ, ठीक है। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, स्टार्टिंग में समझते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर सेकंड जो उसका मिड पार्ट जो होता है किसी भी मूवी का, फिर हमें वो पता चलता है, फिर एंडिंग किस पे हुई, क्या कंक्लूजन निकला उस मूवी को देखने में, एंड में क्या सस्पेंस निकला। तो ये सारी चीजें जैसे एक मूवी में होती है ना, उसी प्रकार से हमारी जो आख्यान परक जो वो होती है ना कविताएं, उसके अंदर भी घटनाओं का इसी तरीके से वर्णन किया जाता है, ठीक है, एक निश्चित क्रम में उसे प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जो पाठक जो है ना उसकी जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहे उस कहानी को लेकर, ठीक है। सबसे पहले वो आरंभ में जानेगा कि क्या हुआ स्टार्टिंग में, फिर वो मिड में जानेगा, मिड में कि क्या हुआ, फिर एंडिंग उसकी किस तरीके से हुई, फिर वो उसकी जो इसी प्रकार जो उसकी हम कह सकते हैं जो जिज्ञासा है, जो इंटरेस्ट है, ठीक है, क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप इस तरीके से होती रहती है पाठक की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका पात्रों का महत्व, यानी जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं ऐसी कविताओं के अंदर, उनके जो पात्र जो होते हैं यानी कैरेक्टर जो होते हैं, वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जो आपकी आख्यान परक कविताएं होती है ना, जो उसके अंदर जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं, पात्र जो होते हैं, उनकी भूमिका जो होती है ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हीं से ही आपकी जो कथा है, या हम कह सकते हैं जो आपकी कहानी है, जो कविता है, वो जुड़ी हुई होती है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मैंने कोई सपोज दैट कोई मूवी है, ठीक है, मूवी के अंदर मैं सारे कैरेक्टर को ही गायब कर दूं, तो क्या वो मूवी आगे बढ़ पाएगी? आगे हमें पता चल पाएगा कि वो कहानी किस पे बेस्ड थी, वो मूवी किस पे बेस्ड थी? तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जो आख्यान परक जो कविताएं होती है ना, उसके अंदर आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी पात्र होते हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी की वजह से ही आपकी कविता को, आपकी पोएम को, आपकी कहानी को एक नया रूप मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है संवाद और वर्णन शैली। संवाद मीन्स कि आपके डायलॉग्स, ठीक है। वर्णन शैली मीन्स आप किस तरीके से जितने भी आपके कैरेक्टर हैं उस कविता के अंदर, उस कहानी के अंदर, वो किस तरीके से संवाद कर रहे हैं, ठीक, किस तरीके से अपने डायलॉग को बता रहे हैं, और उनकी वर्णन शैली क्या है वो इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार की जो आपकी कविता होती है ना, उसके अंदर जितने भी आपके संवाद होते हैं, वर्णन शैली होती है, उसको मोस्ट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। संवाद का होना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, आप रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कोई भी मूवी है, कोई भी मूवी के अंदर
अगर उसमें डायलॉग ही नहीं होंगे, संवाद ही नहीं होगा करेक्टर के बीच में, ठीक है, पात्रों के बीच में जब संवाद ही नहीं होगा, उनके भावनाएं विचार ही नहीं स्पष्ट हो पाएंगे, तो क्या वो मूवी सक्सेसफुल रहेगी? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारी आख्यान परक जो कविताएं होती है ना, उसके अंदर ना संवाद का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो सब मिलके क्या करती है, जितने भी आपके करेक्टर होते हैं उनकी भावनाओं को और उनके विचारों को स्पष्ट करती है, उन्हें दर्शाती है, हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। वही आपका क्या कहलाता है, वर्णन शैली। फिर वो क्या करती है, कथा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, आपकी कहानी को और भी ज्यादा रोचक और प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, तो कवि यहाँ पे क्या करता है, जो भी आपकी प्रकृति है, वातावरण है, परिस्थितियां है, उनका एक सुंदर सा वर्णन करता है अपनी कहानियों में। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है कल्पना और यथार्थता का समन्वय, यानी इमेजिनेशन और रियलिटी बेस्ड आपकी जो कविताएं होती है उसके अंदर आपकी कल्पनाओं का, इमेजिनेशन का, ठीक है, और सच्चाई दोनों का ही इसमें यूज किया जाता है, दोनों का ही समावेशन होता है, जिससे कवि जो है ना वो वास्तविक घटनाओं को एक कल्पनाशील ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और इससे जो आपकी कविता होती है और भी ज्यादा सुंदर बनती है, और भी ज्यादा आपकी प्रभावशाली बनती है, और पाठकों के मन पे एक गहरा असर छोड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद है नैतिकता और सामाजिक संदेश। आपकी जो आख्यान परक कविताएं जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये कविताएं ना हमें वैल्यूज भी सिखाती है, ठीक है, नैतिकता भी सिखाती है और समाज को एक संदेश भी देती है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी आख्यान परक कविताएं होती है, इनमें से किसी ना किसी प्रकार का हमें नैतिक और सामाजिक या मानवीय संदेश इसके अंदर छुपा होता है। निहित का मतलब यहाँ पे ये है कि छुपना। ठीक है, तो कवि कथा के माध्यम से समाज को प्रेरणा देने का प्रयास करता है, समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इसलिए हमारी जो कविताएं होती हैं वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में भी इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण की बात करें तो हिंदी साहित्य में अनेक आपकी आख्यान परक कविताएं होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी रामायण हो गई है, महाभारत हो गई है, ये सारी आप किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी आख्यान परक कविता के अंतर्गत आती है। इसके अंदर आपकी जितनी भी रचनाएं हैं ना, उसमें घटना और आपके जितने भी पात्र है, कथा है, उसको ये विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी आख्यान परक कविता की, अब हम बात करते हैं जो आपका गीतात्मक जो कविताएं होती हैं वो क्या होती हैं, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कवि उसको निर्माण करने में किस तरीके से उसको बनाता है, किस तरीके से उसका निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पे जो आपका गीतात्मक कविताएं जो होती है ना, वो क्या होती हैं, ये जो कविता होती है इसके अंदर कवि अपने व्यक्तिगत भावों को डालता है, यानी इंडिविजुअल इमोशंस को कवि अपने रिप्रेजेंट करता है, अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभवों को दर्शाता है। प्रेम, पीड़ा, आनंद, दुख, संवेदना, इन सबको वो क्या करता है अपनी कविता के अंदर मेंशन करता है, दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है। इसके अंदर कवि की भावनात्मकता और संगीतात्मकता दोनों को ही वो इम्पोर्टेंस देता है। और कविता के अंदर आपकी जो गय होती है, गय मीन्स यानी जो लय हम कह सकते हैं कि हम जिस तरीके से उसे गाते हैं, ठीक है, या उसे जिस तरीके से गाया जा सकता है, तो वही आपकी क्या होती है, गीतात्मक कविताएं होती है, जो सीधा पाठक के हृदय को टच करती है। हार्ट टचिंग आपकी ये पोएम्स होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आपके आवश्यक तत्व हैं? देखो, गीतात्मक कविताओं के अंदर ना सबसे पहले आपके इमोशंस को इसमें प्रायोरिटीज दी जाती है, यानी आपका भाव जो प्रधानता है उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, गीतात्मक कविता जो है आपका मुख्य आधार, आपकी भावनाएं इसमें शामिल होती है। इसमें कवि अपने मन के सुख दुख, प्रेम, करुणा, आशा, निराशा आदि भावों को वो व्यक्त करता है, भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने की वो कोशिश करता है, ताकि जो पाठक है ना वो कवि की अनुभूतियों से, यानी कवि के एक्सपीरियंस को, उसके अनुभव को, भावनात्मक अनुभव यानी इमोशंस को वो समझ पाए कि जब वो कवि उस पोएम को लिख रहा था तो उसकी जो भावनाएं थी वो क्या थी। ठीक है, तो गीतात्मक कविता जो आपकी होती है ना, इसके अंदर आपकी भावनाएं छुपी होती हैं। ठीक है, भावनाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट आपका संगीतात्मकता। संगीतात्मकता की अगर हम बात करें तो गीतात्मकता कविता के अंदर आपकी लय, तय और संगीतात्मक गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसकी भाषा एकदम मधुर होती है, आकर्षक होती है, और यही कारण होता है कि इसे हम गाने के योग्य इसको माना जाता है, और ये ज्यादातर आपकी संगीतात्मक सुंदरता से ये आपकी कविता को और भी ज्यादा हृदय स्पर्शी बनाती है, यानी हार्ट टचिंग बनाती है। उसके बाद है अभिव्यक्ति। गीतात्मक कविता के अंदर भी आपकी जो अभिव्यक्ति जो होती है ना, कवि वो क्या करता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को वो शामिल करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, ताकि जो संसार के अंदर जो आपकी चीजें हैं ना वो उसको दिखा सके, रियलिटी को दिखा सके, अपनी भावनाओं को सहज रूप से वो कविता के अंदर प्रकट करता है। और यही गुण जो होता है वो अन्य काव्य जो आपके होते हैं ना उनसे ये अलग बनाता है। उसके बाद है संक्षिप्तता और प्रभावशीलता। जो आपकी
गीतात्मकता जो कविताएं आपकी होती है ना, वो आख्यान परक कविता से बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आख्यान परक कविता थी, हमने क्या पढ़ा कि उसमें उसका एक जो भी आपकी घटना से संबंधित जो भी इंसिडेंस है, जो भी घटना है, उससे क्या होता है, उसको डिटेल में पूरा बताया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। लेकिन जो आपकी गीतात्मक कविता जो होती है ना, वो एकदम संक्षिप्त होती है, वो एकदम शॉर्टली होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होती है, यानी प्रभावशीलता आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। जो आपकी गीतात्मकता कविता जो होती है ना, वो बहुत छोटे आकार में होती है, जिसका प्रभाव जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा डीपली होता है, मतलब गहरा, अत्यंत गहरा प्रभाव आपका होता है। इसमें कम शब्दों का यूज किया जाता है, लेकिन उन कम शब्दों के अंदर इतनी गहरी भावनाएं छुपी होती है ना, कि जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपका जो मन है ना, वो एकदम स्थायी उसके ऊपर आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपकी गीतात्मक कविता एकदम शॉर्ट में होती है। कल्पना शक्ति का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थान उसको दिया जाता है, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है गीतात्मक कविताओं के अंदर, ठीक है। तो कवि इसके अंदर क्या करता है, अपनी सुंदर सुंदर कल्पनाओं को प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसके अंदर अपना सौंदर्य, आकर्षण, कलात्मकता को भी बढ़ाता है, ठीक है। इसी कारण जो आपकी जो ये कविता है और भी ज्यादा कल्पनाशील बनती है। सरल एवं मधुर भाषा, ठीक है, आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है, ठीक है। चाहे वो आपका छंद मुक्त कविताएं हो, चाहे वो आपका छंद मुक्त कविताएं हो, या फिर मुक्त छंद कविताएं हो, या फिर आपका आख्यान परक कविताएं हो, या फिर आपकी सरल हम कह सकते हैं गीतात्मकता कविताएं हो, इन सब के अंदर ना ये पॉइंट आपका आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी कविता यहाँ पे बनाई जा रही है कवि के द्वारा, उसके अंदर कवि अपनी भाषा का किस तरीके से उपयोग कर रहा है, कितनी वो सहज है, कितनी सरल है, कितनी मधुर है, ये सब हमें किससे पता चल रहा है, भाषा की सरलता और मधुरता से पता चल रहा है, ठीक है। तो कवि अपनी कविता के अंदर इतने आराम से, मतलब इतने अच्छे शब्दों का वो उपयोग करता है कि उसकी कविता सुंदर तो बनती है, बल्कि और भी ज्यादा प्रभावी बनती है, ठीक है। प्राकृतिक चित्रण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण का यहाँ पे क्या महत्व है कि जितनी भी आपकी गीतात्मक कविताएं है ना, उसके अंदर कवि यहाँ पे ना प्राकृतिक चीजों का भी हम कह सकते हैं, प्राकृतिक चित्रण का भी यहाँ पे वो वर्णन करता है, यानी आपके जितने भी सीजन्स है, यानी आपकी ऋतुएं हैं, ठीक है, उनका उपयोग करता है, फूलों का उपयोग करता है, चांद तारे, वर्षा आदि, इन सब का वो क्या करता है, उपयोग करता है, जिससे उसकी जो कविता है ना, और भी ज्यादा सुंदर बनती है, और भी ज्यादा भावपूर्ण बनती है। अब इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो आपकी आख्यान परक कविताएं और जो गीतात्मक कविताएं, ये दोनों ही आपकी हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। आख्यान परक कविता के अंदर हम किसी भी कथा को, किसी भी घटना को और पात्रों का इसमें महत्व ज्यादा होता है, और जो आपकी गीतात्मक कविताएं जो होती है ना, इसके अंदर आपकी भावनाओं का, संगीत का और अभिव्यक्तियों को इसमें मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये दोनों ही काव्य क्या करते हैं, साहित्य को और भी ज्यादा समृद्ध बनाते हैं, ठीक है, और भी ज्यादा समृद्ध बनाते हैं, और जो पाठक जो होते हैं उनके मन पे भी गहरा प्रभाव ये छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, आपकी इनकी विशेषता और इनके जो तत्व है, वो हिंदी साहित्य को और भी ज्यादा अच्छे से समझने में, और भी ज्यादा अच्छे से अध्ययन करने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 3 जो रहने वाला है, उसमें आपसे पूछा गया है कि निबंध विधा का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। वही ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि आत्मकथा और जीवनी के बीच में अंतर बताइए, आत्मकथा विधा की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी इसके अंदर हम जानेंगे प्रश्न नंबर 3 में कि जो आपकी निबंध की जो विधाएं हैं, उसका एक सामान्य परिचय क्या है, और जो आपकी आत्मकथा और जीवनी जो है, ठीक है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपकी आत्मकथा की जो विधा है, उसकी क्या विशेषता है, हमें ये बतानी है। तो अगर हम छोटे से इंट्रो से समझे, परिचय से समझे, तो हिंदी साहित्य में अब हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट, यानी गद्य पाठ। अभी तक हमने जो 2 प्रश्न डिस्कस करे आपके, ठीक है, 2 प्रश्नों को जो जाना, उसमें हमने जाना हिंदी साहित्य का काव्य पाठ के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के बारे में, ठीक है। तो हिंदी लिटरेचर का जो सेकंड पार्ट जो है, वो है आपका गद्य खंड। तो जितने भी आपके गद्य खंड में जितनी भी विधाएं लिखी जाती है ना, उसके अंदर क्या आता है, निबंध आते हैं, आत्मकथा आती है, जीवनी आती है, ठीक है। निबंध विधा विचार, अनुभवों तथा भावों की स्वतंत्रता का एक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, जबकि आपकी आत्मकथा और जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा होती है, और निबंध में लेखक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करता है। वहीं आपकी जो आत्मकथा में लेखक स्वयं को अपने जीवन का वर्णन करता है, तथा जीवनी में किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के जीवन का चित्रण किया जाता है, और इन्हीं विधाओं के माध्यम से
न केवल ज्ञानवर्धक होता है बल्कि व्यक्ति के अनुभव, संघर्ष, व्यक्तित्व तथा समाज के यथार्थवादी का भी इसमें परिचय होता है। यानी स्टूडेंट्स, हम बात करें इसको शॉर्ट में समझने की, अगर हम इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की बात करें तो देखो, हिंदी लिटरेचर में ना, हिंदी साहित्य में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हिंदी साहित्य को हमारे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में हमारी सारी जितनी भी आपकी पोएम्स है, ठीक है, वो आती है। और पोएम के अंदर भी हमने अलग अलग टाइप पढ़े, ठीक है, छंद मुक्त कविता पढ़ी और मुक्त छंद कविता पढ़ी, ठीक है, और आख्यान परक कविता पढ़ी और गीतात्मक कविता पढ़ी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गद्य खंड की। गद्य खंड में आपके जितने भी होते हैं ना, वो सारी चीजें गद्य खंड के अंदर कौन कौन सी आपकी विधाएं आती है, निबंध आता है, आत्मकथा आती है और जीवनी आती है, जिसके अंदर स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने का माध्यम यहाँ पे, चाहे वो आपके लेखक को, उन्हें मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसे आगे समझते हैं। तो जो आपकी निबंध विधा जो है ना, उसका एक सामान्य परिचय क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो निबंध का अर्थ और स्वरूप यहाँ पे क्या कहता है कि निबंध हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचार, अनुभवों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें विषय की व्याख्या तार्किक और प्रभावशाली ढंग से इसमें वो प्रस्तुत करता है। निबंध का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि पाठकों को विचार करने के लिए भी प्रेरित होता है। यानी जो भी आपका निबंध जो है, ठीक है, निबंध जब लिखा जाता है उसके अंदर वो किसी ना किसी विषय से संबंधित होता है, जिसमें अपना जो आपके जो राइटर होते हैं ना, लेखक जो होते हैं, वो अपने विचारों को, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस को एकदम फ्रीली, यानी स्वतंत्र रूप से वो प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर उस विषय से संबंधित आपका लॉजिक, यानी आपका तार्किक ज्ञान और प्रभावशाली ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। निबंध लिखने का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं होता, बल्कि जितने भी आपके पाठक हैं उनको विचार करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो निबंध शब्द जो है ना, वो संस्कृत के नी प्लस बंध से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है कि किसी विषय को व्यवस्थित रूप से बांधना। यानी लेखक क्या कर रहा है, अपने अनुभवों को और विचारों को एक सीक्वेंस वाइज, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। इसमें आपके विषय वस्तु का विस्तार और स्पष्टता दोनों ही होती है, ठीक है। तो निबंध का यहाँ पे जो आपका स्वरूप जो है वो एकदम स्वतंत्र होता है, ठीक है, एकदम फ्रीली रह के, एकदम फ्रीडम से जो यहाँ पे जो लेखक है वो अपने भावों को व्यक्त करता है, विचारों को व्यक्त करता है। पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे लेखक को होती है। लेखक अपनी शैली का उपयोग करता है, जिस भी शैली में वो लिखता है, ठीक है। भाषा का, दृष्टिकोण का, विषय को प्रस्तुत करता है, जिससे निबंध को और भी ज्यादा रोचक बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। तो निबंध के अंदर कभी कभी हमें गंभीरता देखने को भी मिलती है, स्पष्टता, तार्किकता, इन सब चीजों का विशेष महत्व होता है। इसलिए जो आपका लेखक जो होता है वो विषय को, किसी भी विषय को उदाहरण, तर्क, अनुभव के साथ हमें स्पष्ट करता है, हमें बताता है अपने निबंध के माध्यम से, ठीक है। निबंध का जो संबंध होता है वो व्यक्ति से भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और सामाजिक रूप से भी हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति से भी संबंधित हो सकता है कोई भी निबंध लिखा हुआ, और समाज से भी हो सकता है। तो इसमें आपका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, नैतिक विषयों पर अपने विचारों को जब लेखक साझा करता है, ठीक है, व्यक्त करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आपका निबंध कहते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने निबंध को एक विधा को समृद्ध रूप से करा है, ठीक है। अलग अलग हमारे जो राइटर्स हैं, ठीक है, जो लेखक हैं, जिसमें आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, महादेवी वर्मा आती है, ठीक है। ये 3 आपके ऐसे निबंधकार हैं जिनकी जो हम कह सकते हैं, जिनके जो निबंध है वो हम अपने 9वीं से लेके 10वीं कक्षा से लेके अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। स्कूली शिक्षा से लेके हम अपने विद्यालय, उससे क्या कह सकते हैं, हम विश्वविद्यालय शिक्षा तक हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो 3 आपके जो ऐसे लेखक हैं इन सबके निबंध को, ठीक है। अब हम बात करते हैं निबंध की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखो, निबंध जैसा मैंने भी आपको बताया, सेम विशेषता भी इसकी यही कहती है कि निबंध जो होता है ना, उसमें लेखक को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा करे, अपने दृष्टिकोण को बताए कि लेखक क्या सोचता है किसी भी घटना के बारे में, किसी भी विषय के बारे में। लेखक की जो कल्पना शक्ति है वो क्या है, उसके जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसका उपयोग करके वो क्या करता है, अपने निबंध को और भी प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। निबंध की जो भाषा होती है एकदम सरल होती है, स्पष्ट होती है, प्रभावी होती है, और भाषा ऐसी ही होनी चाहिए निबंध के अंदर, क्योंकि पाठक को क्या होता है, इससे आसानी से समझ में आ जाता है, और भाषा की जो सुंदरता जो होती है ना, वो और भी ज्यादा रोचक बनी रहती है। निबंध में तार्किकता होना जरूरी है, क्रमबद्धता होना जरूरी है। जैसा मैंने भी आपको बताया, आपके जो भी आप निबंध लिख रहे हैं, जो भी लेखक निबंध लिख रहा है, उसके अंदर एक लॉजिक होना चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंस, मतलब विशेष इसका महत्व है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत होना चाहिए,
जिससे जो भी विषय है उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिले। ठीक है। उसके बाद है निबंध में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है, यानी लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक का जो लेखक की जो पर्सनालिटी है वो झलकती है, व्यक्तित्व झलकता है, लेखक की सोच का हमें पता चलता है, उसके अनुभव का पता चलता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, निबंध के अंदर देखने को मिलती है, और यही निबंध को एक पहचान देती है। तो निबंध का उद्देश्य केवल आपको यहाँ पे एंटरटेन करना नहीं होता, बल्कि आपको नॉलेज भी देना होता है, ज्ञान भी देना होता है, और अपने विचारों को आप किस तरीके से साझा कर सकते हैं, पाठकों के अंदर जागरूकता फैलाना भी होता है निबंध का उद्देश्य। ठीक है। निबंध में आपकी जितनी भी भावनात्मकता होती है, बौद्धिकता होती है, इन दोनों को संतुलित किया जाता है, बैलेंस में किया जाता है। लेखक भावना और तर्क दोनों का ही यूज करके अपने निबंध को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। देखो, अब निबंध के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला होता है वर्णनात्मक, दूसरा होता है विचारात्मक। वर्णनात्मक में क्या होता है कि इसके अंदर ना जो लेखक होता है वो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना, इन सारी चीजों का जब वो वर्णन करता है तो वो किसके अंदर आता है, आपका वर्णनात्मक निबंध में आता है। ठीक है। लेखक जिसमें अपने अनुभव को, कल्पना को शामिल करता है। ठीक है। यही इसका एक आधार होती है। उसके बाद है विचारात्मक। विचारात्मक का यहाँ पे क्या मीनिंग है, विचारात्मक निबंध कौन से होते हैं जिसके अंदर जो लेखक है किसी भी विषय को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके जब वो अपनी एक गंभीर विचारों को प्रस्तुत करता है, वो ही आपका विचारात्मक निबंध कहलाता है, जिसमें आपका सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक विषय उसमें शामिल आपके होते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो ये क्या है आपका भावनात्मक निबंध, यानी निबंध के जो प्रकार है आपके वो कई तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। भावनात्मक निबंध में क्या होता है कि लेखक अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को शामिल करता है। विवरणात्मक में क्या होता है कि जब लेखक किसी भी घटना का विवरण कर रहा होता है, बता रहा होता है, घटना के बारे में, यात्रा के बारे में, अनुभव के बारे में, ठीक है, जब वो अपनी घटना को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, वो ही आपका विवरणात्मक निबंध होता है। आलोचनात्मक निबंध कौन सा होता है, जिसमें साहित्यिक कृति, व्यक्ति या विचार का मूल्यांकन किया जाता है या लेखकों के तर्क पे आधारित होता है। ठीक है। ललित निबंध क्या होता है, इसके अंदर जब लेखक सौंदर्य का, ठीक है, भावनात्मकता को जब वो विशेष महत्व देता है, वो ही आपका ललित निबंध कहलाता है। अब हम बात करते हैं आत्मकथा की और जीवनी के बीच में अंतर की। ठीक है। तो लेखक, अगर हम बात करें आत्मकथा और जीवनी के बीच के अंतर की, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि आत्मकथा जो होती है ना, उसमें व्यक्ति स्वयं लिखता है। ठीक है। बायोग्राफी जो आपकी होती है, ठीक है, उसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, वो स्वयं अपने बारे में लिखता है। जबकि जो आपकी जीवनी होती है ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब लिखी जाती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, जीवनी कहलाती है। तो आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के अनुभवों को सीधे रूप से प्रस्तुत जब करता है, वो ही आपकी आत्मकथा कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आत्मकथा वो होती है जब व्यक्ति खुद लिखता है, जीवनी वो होती है जब किसी के द्वारा लिखाई जाती है। ठीक है। उसके बाद दृष्टिकोण में अंतर क्या है, यानी आपकी आत्मकथा और जीवनी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आत्मकथा में क्या होता है कि प्रथम पुरुष शैली होती है, जिसमें मीन्स क्या है यहाँ पे इसका मीनिंग कि जब भी, जैसे सपोज दैट मैं हूँ, मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी है, मुझे अपने बारे में बताना है, तो उसमें जो मेरा वर्ड जो होगा ना, वो मैं कैसे लिखूंगी, मैं करके लिखूंगी। ठीक है। लेकिन जो वही जीवनी जो होती है, जीवनी में आपका तृतीय पुरुष शैली होती है। ठीक है। जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, वह करके अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, जीवनी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आत्मकथा यानी जब मैं अपने बारे में खुद लिखूंगी तो मैं शब्द का यूज करूंगी, जब मैं किसी और के बारे में यानी जीवनी लिखूंगी तो मैं वह शब्द का यूज करूंगी। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि आत्मकथा में आपका प्रथम पुरुष शैली का उपयोग किया जाता है और जीवनी में तृतीय पुरुष शैली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अनुभव और तथ्य का अंतर क्या होता है। ठीक है। तो अनुभव और तथ्य की अगर हम बात करें, इसमें आपका व्यक्तिगत अनुभव शामिल होते हैं, भावनाएं होती है, संघर्ष होते हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। भावनात्मकता के अंतर की बात करें तो आत्मकथा में लेखक अपनी निजी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है, अपने मन की भावनाओं को भी वो व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो आपकी जीवनी होती है, इसमें भावनात्मक पक्ष जो होता है ना आपका, यानी जो इमोशंस जो होते हैं, लेखक अपनी भावनाओं को इसमें सीमित रूप से हम कह सकते हैं या फिर बहुत कम रूप से वो क्या करता है, बताता है, शामिल करता है। ठीक है। उसके बाद है विश्वसनीयता का अंतर। विश्वसनीयता का मीनिंग क्या है कि आत्मकथा में ना लेखक अपने जीवन के अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। ठीक है। इसमें आपकी जो आत्मीयता जो होती है ना, वो अधिक होती है। जीवनी में क्या होता है कि लेखक के पास जितने भी आपके फैक्ट्स होते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं, उसी के आधार पे फिर वो जीवनी को लिखता है। ठीक है। उसके बाद है उद्देश्य का अंतर। आत्मकथा के उद्देश्य का मीनिंग क्या है, आत्मकथा का उद्देश्य क्या है कि जीवन के सभी अनुभवों को साझा करना, लोगों के साथ शेयर करना। वहीं जो आपकी जीवनी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की जितनी भी उसकी अचीवमेंट्स है, यानी उसकी उपलब्धियां हैं, और समाज में
उसका क्या योगदान रहा है उसको बताना। तो ये था आपका आत्मकथा और जीवनी के बीच का मुख्य अंतर। वहीं अगर इसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि आत्म अनुभूति की प्रधानता इसमें होती है। ठीक है, यानी जब हम आत्म कथा को जब हम लिखते हैं तो इससे लेखक जब लिखता है ना अपने बारे में, तो उसको अनुभव होता है उसके जीवन के अंदर जितने भी सुख दुख है, संघर्ष है, सफलता है, असफलता है, इन सब का वो ईमानदारी से वर्णन करता है। ठीक है, तो पाठकों को लेखक के जीवन की वास्तविकता की इससे झलक मिलती है। उसके बाद है सत्यता और प्रामाणिकता, यानी रियलिटी क्या होती है। तो आत्मकथा के अंदर ना सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जो लेखक लिख रहा है ना अपने बारे में, वो कितना सच लिख रहा है, अपने जीवन की घटनाओं को कितने अच्छे से वो सच्चाई से प्रस्तुत कर रहा है पाठकों के सामने। इसमें अपनी इमेजिनेशन को वो दूर रख के, बल्कि उसके जो रियल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वास्तविक अनुभव है, उसको वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। उसके बाद है आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण में क्या है कि जो लेखक जो है वो सेल्फ एनालाइज कितना कर रहा है, या हम कह सकते हैं सेल्फ काउंसलिंग कितनी कर रहा है खुद की लिखते समय। तो आत्मकथा में जो भी आपके लेखक है ना, वो व्यक्तिगत विचारों को अपने किस तरीके से शामिल कर रहा है, ठीक है, अपने गुणों को किस तरीके से बता रहा है, अपनी कमजोरियों को किस तरीके से बता रहा है, उपलब्धियों को किस तरीके से विदाउट एनी बाइसिस, यानी आपके विदाउट पक्षपात के वो किस तरीके से निष्पक्ष रूप से आपको बता रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि पाठकों को लेखक के जीवन का जो व्यक्तित्व जो है, उसकी पर्सनालिटी जो है, उसको समझने में भी हेल्प मिलती है। सामाजिक और ऐतिहासिक चित्रण की बात करें तो आत्मकथा में ना व्यक्ति अपने जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसको समय के अनुसार, समाज के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, इन सारी चीजों को भी वो क्या करता है, चित्रण करता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, पाठकों को ऐतिहासिक और सामाजिक जानकारी इससे प्राप्त होती है। उसके बाद है प्रेरणात्मक स्वरूप जो होता है, वो आत्मकथा में जितने भी आपके पाठक होते हैं ना, ठीक है, उनको वो आत्मकथा पढ़ने के बाद क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लेखक अपने संघर्षों को भी उसमें शामिल करता है, अनुभवों को भी शामिल करता है, ताकि जितने भी पाठक हैं उसकी आत्मकथा को पढ़ने के बाद जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की उन्हें प्रेरणा मिल सके, यानी मोटिवेट भी करती है जो आपकी आत्मकथा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका सरल और आत्मीय भाषा। देखो, जब भी लेखक आत्मकथा लिखेगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पॉइंट आपका सारी चीजों में काम करेगा। ठीक है, इसको तो आप भूलना ही मत लिखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लिखते हैं, जब भी कुछ भी लिखते हैं, तो हमारी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, जिससे जो भी पढ़ने वाले जो पाठक हैं, ठीक है, उनको उस चीज को रियलिटी में, मतलब उसे उन्हें लगे पढ़ते समय कि वो सच में उस घटना के शिकार होते जा रहे हैं, सच में उन्हें ऐसा लगे कि वास्तव में उस वो घटना से या उस कहानी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन के, इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं। तो एंड में जो आपका कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है, वो क्या स्पष्ट करता है कि निबंध, आत्मकथा और जीवनी, ये तीनों ही आपके किससे संबंधित है, गद्य खंड से संबंधित है। ठीक है, निबंध क्या कर रहा है, विचारों की स्वतंत्रता को दर्शा रहा है, अभिव्यक्ति को बता रहा है, जबकि जो आपकी आत्मकथा और जो जीवनी है, ये किसी व्यक्ति के जीवन को समझने का हमें क्या कर रही है, अवसर प्रदान कर रही है। ठीक है, तो आत्मकथा और जीवनी में लेखक दृष्टिकोण के अनुसार ही क्या करता है, उसे प्रस्तुत करता है और अंतर पाया जाता है। आत्मकथा की विशेषता क्या होती है कि उसके अंदर रियलिटी को दर्शाया जाता है, आत्मविश्लेषण होता है, आत्मीय और प्रेरणात्मक स्वरूप इसमें छुपा हुआ होता है। और इसी की वजह से जितनी भी आपकी विधाएं होती है ना, वो ना केवल व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त कराती है, बल्कि जीवन के एक्सपीरियंसेस को भी समझाने में मदद करती है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 जो है आपका, वो क्या है कि संस्मरण जो विधा है, ठीक है, संस्मरण विधा का परिचय देते हुए उसकी विशेषता बताइए और संस्मरण पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य में जितनी भी आपकी गद्य विधा जो है, उसमें संस्मरण जो है वो एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधा मानी जाती है। संस्मरण मीनिंग इसमें यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका स्मरण है, ठीक है, स्मरण मतलब किसी भी घटना को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, स्थान को लेकर जो भी आपको अनुभव याद है, उसको प्रस्तुत करना ही वो आपका संस्मरण कहलाता है। ठीक है, यानी जिसमें स्मरण का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो भी चीजें आपको याद है, और संग का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी घटनाएं हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, स्थान से संबंधित हो, चाहे आपके एक्सपीरियंस से संबंधित हो, उनको ही बताना आपका क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। तो इस विधा के अंदर क्या होता है ना, लेखक जो है ना, वो अपने अनुभवों को, उसका वर्णन करता है, किसी घटना का वर्णन करता है। ठीक है, तो संस्मरण जो है ना, वो आपका केवल घटनाओं पे आधारित नहीं होता, बल्कि ये लेखक की जो भावनाएं हैं, अनुभव है, उनको भी दर्शाता है। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। संस्मरण विधा का अर्थ यहाँ पे क्या है कि ये किस पे बेस्ड होता है, हमारी स्मृति पे बेस्ड होता है, यानी आपकी मेमोरी पे आधारित होता है। यानी लेखक की जितनी भी मेमोरीज हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी स्मृतियां हैं, उसको वो किस तरीके से
अपने जीवन में जितनी भी उसकी घटित घटनाएं हैं उनको याद करके किस तरीके से लिख रहा है। इसमें उसकी कल्पना शक्ति भी शामिल हो सकती है और वास्तविक अनुभव भी, दोनों को ही यहाँ पे कवि महत्व दे सकता है, लेखक महत्व दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है व्यक्ति, घटना और स्थान का चित्रण। यानी संस्मरण में क्या करता है लेखक, जो भी संबंधित है उस घटना से संबंधित है, जिस भी विषय के बारे में वो संस्मरण लिख रहा है, ठीक है, जो भी वो लिख रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, घटना हो, स्थान हो, जिस भी विषय के बारे में, जिस भी परिस्थिति का वो वर्णन कर रहा है लेखक, उसमें उसके खुद के अनुभव कितने शामिल है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर हम समझे तो किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए गए समय के अनुसार हम लिख सकते हैं। विद्यालय के बचपन, यानी ये लगा लीजिए ये आपकी यादों से ही संबंधित होता है। ठीक है, हम लोग जैसे हम याद करते हैं ना कि हम बचपन में कैसे थे, या हम सुनते हैं अपने मम्मी पापा से, ठीक है, पेरेंट्स से हम सुनते हैं कि आप बचपन में इतनी शैतानियां करते थे, बचपन में आपने ऐसे करा, तो वो क्या है, एक संस्मरण है। ठीक है, वो जो पेरेंट्स है वो अपनी मेमोरी की, अपनी स्मृति के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, उसका अनुभव करते हुए आपको वो समय के अनुसार बता रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक भी यहाँ पे क्या करता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके जीवन में, चाहे वो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे वो किसी स्थान से संबंधित हो, चाहे वो किसी सिचुएशन से संबंधित हो, यानी परिस्थिति से संबंधित हो, तो उसी के अनुसार यहाँ पे वो क्या करता है, लेखक बताता है कि संस्मरण का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, कि हम जो भी अपनी यादें होती हैं उसको जब हम लिखते हैं वो ही आपका संस्मरण कहलाता है। इसके अंदर आपका आत्मीय और संवेदनशीलता होती है। ठीक है, यानी संस्मरण के अंदर आपकी मुख्य, संस्मरण के अंदर आपकी जो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, आत्मीय होती है। यानी लेखक जिन घटनाओं का जो वर्णन वो कर रहा है ना, उसका भावनात्मक संबंध किस प्रकार से है, यानी पढ़ते समय जो आपके पाठक हैं उनको क्या महसूस हो रहा है, या हम कह सकते हैं लेखक अपनी भावनाओं को किस तरीके से सरल और प्रभावी रूप से वो व्यक्त कर रहा है पाठकों के सामने। यथार्थता का महत्व यहाँ पे क्या है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे हमारी कोई कहानी हो, चाहे कविता हो, उसके अंदर यथार्थता होना बहुत जरूरी है, सच्चाई यानी सत्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी कहानी, कोई भी कविता वो आपकी कल्पना पे आधारित नहीं होती, उसी के कल्पना के अनुसार ही नहीं चलती, बस बल्कि उसके अंदर आपकी सच्चाई को, सत्यता को, यथार्थ को भी यहाँ पे अधिक महत्व दिया जाता है। तो लेखक जो भी घटना का वर्णन कर रहा है, चाहे वो वास्तविक रूप से कर रहा हो, ठीक है, तो उसके अंदर ना उसको और भी ज्यादा साहित्यिक बनाने के लिए, और भी ज्यादा सौंदर्य उसके अंदर लाने के लिए वो घटनाओं की सच्चाई के बारे में भी वो क्या करेगा, बताएगा। उसके बाद है सरल एवं रोचक शैली। ठीक है, सरल एवं रोचक शैली के अंदर क्या होता है कि जो आपका लेखक है वो किस तरीके से सरल और सहज शब्दों का यूज करके, सरल और सहज भाषा का यूज करके अपनी जो संस्मरण की जो कहानी है किस तरीके से वो प्रस्तुत कर रहा है, किस तरीके से उसके अंदर जो लेखक जो है किस तरीके से वो पाठकों के अंदर इंटरेस्ट को बिल्डअप कर रहा है, रुचि को बढ़ा रहा है। ठीक है, किस तरीके से पाठक जो है वो क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं उस कहानी को पढ़ने के लिए। उसके बाद है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक झलक की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके संस्मरण केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, परिस्थितियों का भी परिचय देने के लिए लेखक के अनुभवों के माध्यम से उस युग के सामाजिक स्थिति, रहन सहन, परंपराओं को भी समझाता है। यानी जैसा आपने सुना होगा अपने दादा दादी के मुंह से, कहानियां के बारे में आपने सुना होगा कि पहले के समय में ऐसा होता था, पहले के समय में वैसा होता था। तो यहाँ पे दादा दादी के जो हम कह सकते हैं जो विचार है उसके अंदर भी क्या छुपा हुआ है, या जिस तरीके से वो बता रहे हैं बीती हुई घटनाओं को, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का संस्मरण है, जिसके अंदर वो समाज की, संस्कृति की और बीते हुए समय में, ठीक है, बीते हुए युग में किस तरीके से रहन सहन रहा है, परंपराएं रही है, जीवन शैली रही है, वो सब जिस तरीके से बताते हैं हमें, ठीक उसी प्रकार से जो कवि होते हैं, जो लेखक जो होते हैं, जब वो संस्मरण बताते हैं, अपने अनुभवों को बताते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, किसी एक युग की सामाजिक स्थिति को वो उठाते हैं, यानी बताते हैं, रहन सहन बताते हैं, वहाँ की परंपराओं को बताते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो पॉइंट है ये भी समाप्त होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, संस्मरण विधा जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये आपका मेमोरी पे आधारित होता है, इसके स्मृतियों पे आधारित होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ज्यादातर आपकी सत्यता और विश्वसनीयता होती है, आत्मिक गुण होते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो मैं आपको सिर्फ सब हेडिंग से, मेन हेडिंग से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, वर्णनात्मक शैली, जैसे मैंने आपको बताया कि संस्मरण की घटना के अंदर जो भी भाषा का वो उपयोग कर रहा है लेखक, उसके अंदर कितनी सत्यता है। ठीक है,
कितनी उसके अंदर सच्चाई छुपी हुई है, वो ही आपका वर्णनात्मक शैली में आता है। उसके बाद है आपका भावनात्मक अभिव्यक्ति, यानी संस्मरण के अंदर लेखक अपने अनुभवों को किस तरीके से, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, यानी कभी खुशी, कभी दुखी, कभी प्रेरणा, कभी हम कह सकते हैं आपका मोटिवेशन, कभी आपका स्ट्रगल, संघर्ष, वो किस तरीके से अपनी संस्मरण कथा के अंदर वो किस तरीके से दिखा रहा है, ये भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो क्या है कि सीमित घटनाओं का चयन, यानी जब लेखक संस्मरण को लिखता है तो उसके अंदर वो पूरी जीवन की अपनी कहानियां नहीं बता देता, बल्कि वो कुछ ऐसी स्टोरीज को, कुछ ऐसी घटनाओं को ही चूज करता है जिसके जो मतलब बताने लायक होती है, जो जरूरी होती है। ठीक है, ये नहीं कि हम पूरी, अगर हमें संस्मरण लिखना है तो पूरी जीवन की यादें हमने लिख डाली, ऐसा नहीं होता। कुछ महत्वपूर्ण ही घटनाओं का, कुछ सीमित घटनाओं का ही इसमें कवि चयन करता है। उसके बाद है रोचकता और प्रभावशालीता। ठीक है, प्रभावशीलता और रोचकता की बात करें तो लेखक जब भी कोई भी संस्मरण लिखता है तो उसके अंदर ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जिससे जो उसका संस्मरण जो है ना, जब वो प्रस्तुत करे किसी पाठक के सामने तो उसको, पाठक के अंदर एक आनंद हो, उसको पढ़ते समय उसको जीवन की कोई सीख मिले। ठीक है, उसको इंटरेस्ट बना रहे उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में संस्मरण का महत्व क्या होता है। देखो, हमारा जो हिंदी लिटरेचर है ना, उसके अंदर संस्मरण का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इतिहास और समाज का एक दर्पण है। यानी संस्मरण क्या कर रहा है, जो भी हमारे समाज में घटनाएं घटी हैं, जो भी इतिहास में हमारी संस्कृति रही है, जीवन पद्धति रही है, या हम कह सकते हैं जीवन शैली रही है, वो हमें कौन बताता है, आपका ये संस्मरण ही बताता है। उसके बाद है आपका प्रेरणादायक अनुभव। प्रेरणादायक अनुभव में क्या होता है कि संस्मरण हमें ये भी बताता है कि हमें किस तरीके से जीवन के अंदर हमारे संघर्ष रहा है, किस तरीके से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब पाठक जब पढ़े उस संस्मरण को तो उन्हें एक मार्गदर्शन मिले, ठीक है, उन्हें एक मोटिवेशनल पाथ मिले जिससे वो आगे चल सके। उसके बाद है आपका साहित्यिक समृद्धि, यानी संस्मरण से हमारा जो हिंदी लिटरेचर जो है ना, वो और भी ज्यादा डेवलप हो रहा है, और भी ज्यादा उसको विस्तार रूप मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने मानवीय अनुभवों को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, खुद के ह्यूमन बेस्ड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो आपके रियल एक्सपीरियंसेस है, उसको हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद है आपका भावनात्मक जुड़ाव। भावनात्मक जुड़ाव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपके लेखक जो होते हैं ना, वो किसी भी घटना को लेके उनकी जो अनुभव जो होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो उसको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, इसमें शामिल करते हैं। तो अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रश्न का निष्कर्ष या हम कह सकते हैं कंक्लूजन क्या कहता है कि जो आपका संस्मरण जो है ना, वो हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। ठीक है, जिसके अंदर लेखक किसी भी घटना को, और हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, अनुभव के बारे में जब वो बताता है, उसके अंदर सच्चाई दिखाता है, आत्मिकता दिखाता है, रोचकता के साथ उसे प्रेजेंट करता है, ठीक है, यथार्थता उसमें दिखाता है, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। और ये दोनों ही इसके अंदर आपके अनुभव आधारित होते हैं। इसमें व्यक्तिगत अनुभव भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और सामाजिक अनुभव भी हमें देखने को मिलते हैं। और जो पाठकों को जो इसका जो बेनिफिट है वो क्या मिलता है, पाठकों का ज्ञान बढ़ता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है और भावनात्मक अनुभव भी उन्हें मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 की। तो इसमें आपका क्या दिया गया है कि पुनर्जागरण की अवधारणा को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। देखो, पुनर्जागरण का मीनिंग यहाँ पे क्या है, पुनः मतलब दोबारा, ठीक है, और जागरण मतलब जगना, या हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण या फिर हम कह सकते हैं नव जागरण। देखो, ये वो स्थिति होती है जिसके अंदर ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आपकी जो प्रक्रियाएं होती है वो शामिल होती है। यानी जब से मनुष्य, ये लगा लो, मनुष्य ने मध्यकालीन रूढ़िवादी अंधविश्वासों को जब उससे बाहर निकलकर उसने अपनी नॉलेज के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जब उसने सोचना समझना स्टार्ट करा, ठीक है, चाहे वो आपका विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका कला का क्षेत्र हो, जब इसकी तरफ अपने तर्क को बढ़ाते हुए कदम उसने आगे बढ़ाए, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। मुझे आपको अभी इस टाइम ऐसा लग रहा होगा जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये क्या है, आपका हिंदी का ही पार्ट है। लेकिन हिंदी के अंदर भी आपका जो पुनर्जागरण है वो आपका कब से माना जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसा आप इतिहास में पढ़ते आए हैं, 14वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी के बीच का आपका पुनर्जागरण यहाँ पे माना जाता है। यूरोप में इसका शुरुआत 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में इसमें माना जाता है, जबकि भारत में इसका जो हम कह सकते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत आपकी 19वीं शताब्दी में देखी गई थी। तो पुनर्जागरण जो है ना, वो मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है, ठीक है, व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरणा देती है, ताकि जो आपकी मानव सभ्यता जो है उसका डेवलपमेंट हो सके।
ठीक है। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण का अर्थ और उसकी अवधारणा क्या है। देखो, पुनर्जागरण को हम नव जागरण के नाम से भी जानते हैं। तो नव जागरण की भावना की अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण का मुख्य अर्थ यहाँ पे क्या है कि मनुष्यों में नई चेतना का विकास करना। ये केवल आपका राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की भी आपकी प्रक्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पुनर्जागरण जो है ना, वो क्या कर रहा है, आपकी नव जागरण की भावना को भी विकसित कर रहा है। उसके बाद है मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास। मानवतावादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण के समय में जो आपका ह्यूमनिज्म है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, उसका भी विकास हुआ है। मनुष्य की जो भी स्वतंत्रता है, क्षमता है, इसको भी इंपॉर्टेंस दी गई। पहले क्या होता था कि जो आपका जो धर्म होता था ना, वो चर्च के थ्रू क्या किया जाता था, चुना जाता था। जैसे आपने इतिहास में भी पढ़ा है। ठीक है। कैथोलिक धर्म के जो लोग थे, ठीक है, चर्च ने 2 पार्ट में आपके क्रिश्चियन धर्म को डिवाइड करा हुआ था, कैथोलिक और एक धर्म और था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो पुनर्जागरण जो आया ना, पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ वो मन गढ़ंत बनाई हुई कहानियों पे विश्वास करते थे। अपने लॉजिक को, अपने तर्क को उपयोग में वो नहीं लाते थे। सिर्फ और सिर्फ वो भगवान के ऊपर विश्वास करते थे, अपने तर्क को नहीं लगाते थे। लेकिन जब से आपका ये पुनर्जागरण जो आया है, उसके बाद से आपका मानवतावादी का विकास हुआ है। पहले के समय में आपका धर्म जो था, वो धर्म कौन चुनता था, आपका चर्च चुनता था। जैसा मैंने भी आपको बताया, अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब मनुष्य क्या करता है, खुद के डिसीजन खुद लेता है। पहले जो भी डिसीजन होते थे इंडिविजुअली, वो चर्च डिसाइड करता था। ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद ले रहे हैं। तो मानवतावादी का भी यहाँ पे आपका विकास हुआ है पुनर्जागरण के थ्रू। ठीक है। तो तर्क और वैज्ञानिक सोच भी आपकी डेवलप हुई। जब पुनर्जागरण आया तो लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास, जो अंधविश्वास जो भरा हुआ था, ठीक है, आत्मविश्वास नहीं, अंधविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास जो, सॉरी, अंधविश्वास जो था ना, वो भरा हुआ था। ठीक है। पुनर्जागरण के जागरण से पहले इसमें जो लोग थे ना, वो पहले विज्ञान को, तर्क को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास पे बिलीव करते थे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो आपका, हम कह सकते हैं, जो आपके वैज्ञानिक थे ना, जो आपके साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, जो आपके साइंटिस्ट थे, गैलीलियो और आपके जो कोपरनिक्स, जितने भी आपके ये वैज्ञानिक रहे हैं ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पृथ्वी, सूर्य, इन सबकी, इन चारों को घूमती हुई इनको माना। ठीक है। इससे लोगों में सोच में परिवर्तन आया कि जो आपकी विज्ञान जो है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ती गई, उसका इंटरेस्ट लोगों के अंदर और भी ज्यादा डेवलप होता गया। तो आपका जो कोपरनिक्स और जो गैलीलियो है, ठीक है, ये दोनों ही वैज्ञानिक क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है, एक तार्किक सोच को, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ये बताना चाहते हैं। उसके बाद है शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। देखो, पुनर्जागरण जब आया तो लोगों ने शिक्षा को महत्व देना शुरू कर दिया। ठीक है। शिक्षा का जो महत्व है उसे समझना शुरू कर दिया। प्राचीन यूनान, यानी आपका जो रोमन जो है, ठीक है, रोमन साहित्य जो है, उसके उसका भी जो हम कह सकते हैं अध्ययन शुरू हो गया। ठीक है। आपके जो स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर भी लोग पढ़ने में, लिखने में इंटरेस्ट उनका डेवलप होने लग गया। ठीक है। इसी के साथ आपका जो प्रिंटिंग प्रेस जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको आधे से ज्यादा पुनर्जागरण जो है, उसके अंदर आपको हिस्ट्री का ही, ये समझ लीजिए, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि जो आपका हिंदी साहित्य के अंदर जो विकास जो हुआ ना, उसका वो पुनर्जागरण के बाद ही हुआ। ठीक है। तो जब यहाँ पे शिक्षा और ज्ञान का विस्तार हुआ, तो यहाँ पे ना आपकी प्रिंटिंग प्रेस का भी डेवलपमेंट हुआ। नई नई पुस्तकों का यहाँ पे प्रचार होने लगा, प्रसार होने लगा, और जो आपकी आम जनता जो थी ना, उन तक इन पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया गया, ताकि समाज के अंदर क्या बन जाए, आपकी जागरूकता बढ़ जाए। ठीक है। उसके बाद है आपका साहित्य और कला का विकास। पुनर्जागरण जब आया तो जो भी आपका लिटरेचर था, जो भी साहित्य था, चित्रकला थी, इन सबको क्या हुआ, इन सब ने नई नई ऊंचाइयों को इसके अंदर शामिल हुआ। ठीक है। जैसा आप जानते ही हैं सभी, जो आपके शेक्सपियर जो है आपके साहित्यकार, इन्होंने भी अपनी रचनाओं के अंदर इन्होंने वर्णन करा। इनकी पेंटिंग्स जो है, आप सभी को पता ही है। ठीक है। इनकी जो पेंटिंग्स है, या हम कह सकते हैं जो इनकी रचनाएं हैं, उनके अंदर भी इन्होंने अपना वर्णन करा साहित्य के विकास का, या हम कह सकते हैं कला के विकास का। वही मोनालिसा की जो पेंटिंग है, उसका एक आपका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। जो कला के क्षेत्र में आपको सच्चाई को, रियलिटी को दर्शाती है, सौंदर्य को भी बताती है। उसके बाद है धार्मिक आंदोलन। जब आपका पुनर्जागरण हुआ तो जितने भी आपके धार्मिक आंदोलन थे, ठीक है, जितने भी आपके लोग थे जो धार्मिक कट्टरता से संबंधित थे, जो अंधविश्वास का विरोध कर रहे थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, धार्मिक सुधार लाने के लिए उन्होंने आंदोलन स्टार्ट करा। धर्म के नाम पर जो लोगों का वहाँ पे शोषण जो हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जिसके अंदर आपके जो मार्टिन लूथर जो थे, ठीक है, जिसने चर्च की जितनी भी पॉलिसीज थी उनका मिसयूज करा, उसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई, विरोध करा, जिससे जो आपका धर्म जो था ना, वो और भी ज्यादा सुधार उसमें होता गया।
ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को सोचने और समझने की जो उनकी जो क्षमता थी ना धर्म के प्रति, उन्हें एक मोटिवेशन मिला, एक प्रेरणा मिली, समझ मिली, ठीक है। उसके बाद है आपका सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। जब आपका पुनर्जागरण आया तो समाज के साथ साथ आपकी राजनीति भी प्रभावित हुई, क्योंकि लोगों के अंदर जब जागरूकता आई तो यहाँ पे लोगों ने समानता की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी, अपने अधिकारों की बात करी, ठीक है। अपनी भावनाओं को और भी ज्यादा इन्होंने विकसित करा। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी समांतवादी व्यवस्था थी ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। जो भी समांतवादी आपकी व्यवस्था थी, यानी जो आपके जमींदारों के थ्रू जो शोषण किया जा रहा था गरीब वर्ग के लोगों का, यहाँ पे वो भी कमजोर हमें देखने को मिले। यानी समांतवादी व्यवस्था जो थी वो भी यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लगी और लोकतांत्रिक विचारों का विकास यहाँ पे आपका होने लगा। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार दोनों को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई। अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न पहलुओं की। देखो, पुनर्जागरण के जो विभिन्न पहलू हैं वो कौन कौन से? सामाजिक पहलू है, जैसा मैंने आपको बता दिया। पुनर्जागरण जब आया तो लोगों ने जाति, वर्ग, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब पे विचार करना शुरू कर दिया। समाज के अंदर जितनी भी आपकी कुरीतियां थी, जितनी भी रूढ़िवादी थी, उन सबका इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद है धार्मिक पहलू। धार्मिक पहलू जब आए तो लोगों ने जितने भी अंधविश्वास थे, जितने भी कर्म कांड थे, उन सबको अलग कर दिया, उन सब पे अपना विवेक लगाना स्टार्ट कर दिया, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जितने भी आपके गलत प्रश्न उठाए गए उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे ईश्वर और धर्म को एक व्यक्तिगत आस्था से जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे धार्मिक पहलू भी समाप्त होता है। उसके बाद है आपका सांस्कृतिक पहलू। लोगों के अंदर जब पुनर्जागरण आया तो लोगों ने यहाँ पे अपनी कला को, साहित्य को, संगीत को एक अलग पहचान दी, अपनी प्राचीन संस्कृति को, एक सर्वश्रेष्ठ तत्वों को अपना के उन्होंने अपनी संस्कृति का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसा आज के समय में आप लोग देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जगह की, अलग अलग स्थान की आपको संस्कृति देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो यहाँ पे लोगों ने प्राकृति जो है, जो हम कह सकते हैं, जो भगवान के चमत्कारों को लोग यहाँ पे अभी तक समझते हुए आए थे, जो भी आपकी खगोलीय घटना थी, जो भी आपकी प्रकृति के अंदर जो भी नए नए आविष्कार हो रहे थे, लोगों ने पहले क्या समझते थे कि ये सारी की सारी क्या है, भगवान के चमत्कार है, या हम कह सकते हैं जो भी अंधविश्वास में वो डूबे हुए थे। वैज्ञानिक पहलू यहाँ पे क्या डेवलप होता है पुनर्जागरण के बाद, लोगों में ना ये समझ पैदा हुई कि ये सारी चीजें क्या है, ये नई नई खोज, जो नए नए आविष्कार है, लोगों ने विज्ञान के अंदर जितने भी तरक्की करी, ठीक है, चाहे वो आपका चिकित्सक हो, चाहे आपका खगोलीय विज्ञान हो, चाहे वो आपका गणित से संबंधित हो, इसके अंदर ना लोगों के अंदर दिमाग में एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हुई, साइंटिफिक जो आपकी थिंकिंग है, लोगों ने इसको डेवलप करा और उन्होंने जाना कि आज के समय में जो आपको एक बेस जो है ना, यहाँ पे जो आपकी विज्ञान की जो फाउंडेशन है, वो नींव जो है वो किस लिए मजबूत है, क्योंकि जो हमारा जो पुनर्जागरण है ना, इसी के थ्रू ही हमारी ये नींव जो है वो आपकी डेवलप हो रखी है। उसके बाद है आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू की बात करें तो आर्थिक पहलू क्या है यहाँ पे, जब लोगों के अंदर देखो जागरूकता आई, ठीक है, पुनर्जागरण के बाद उन्होंने तार्किक सोच को अपनाया, अंधविश्वास को खत्म करा, ठीक है, धर्म के प्रति वो जागरूक हुए, तो यहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या होने लगी, धीरे धीरे विकसित होने लगी। लोगों ने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट करा, अपना व्यापार उन्होंने स्टार्ट करा, उद्योग यहाँ पे विकसित होने लग गए, ठीक है। नए नए उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज करी, जिससे उनका जो व्यापार है, बिजनेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा। अब लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी ना, वो इसी से जो है सुधार में आई, ठीक है। पूंजीवादी और व्यापारिक गतिविधियों को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपके पुनर्जागरण के पहलू हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के उदाहरण की। देखो, भारत के अंदर जो पुनर्जागरण का जो प्रभाव है ना, वो हमें कब से देखने को मिलता है, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, ईश्वर विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबा फुले के उसमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? देखो, अभी तक मैंने आपको बताया, यूरोपियन जो हमारा पुनर्जागरण था वो 14वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक चला, ठीक है, जिसमें वहाँ के लोग, यूरोप के लोग जागरूक हुए, उन्हें पता चला कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, अन्याय है, हमारा शोषण किया जा रहा है और अंधविश्वास लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है। तो वहाँ के लोगों ने उसको कैसे ना कैसे करके उसे समाप्त करा। लेकिन यहाँ पे बात आती है भारत की। तो भारत के अंदर जो लोगों का जो यहाँ पे भारत के अंदर जो पुनर्जागरण हमें देखने को मिला ना, वो हमारे 4 ऐसे मेन हस्ती थी, ठीक है, जिसमें आपका राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबा फुले, ये चारों ही भारत के अंदर ऐसे समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यों के अंदर ना ज्यादातर इन्होंने, इन महान व्यक्तियों ने ज्यादातर समाज को सुधारने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो आपकी स्त्री है, स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में जितनी भी आपकी असमानताएं हैं उनको खत्म करने के लिए, और आपकी जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, अशिक्षा है, इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए इनके विरुद्ध जब इन्होंने आंदोलन चलाए,
ठीक है। आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, राम मोहन राय ने और आपके स्वामी विवेकानंद ने, इन सब ने जब आंदोलन चलाए तब से ही भारत के अंदर क्या हुआ, पुनर्जागरण आपको देखने को मिला, यानी समाज में नई चेतना का विकास आपको देखने को मिला। ठीक है जी। आई होप कि ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी के अंदर, हिंदी साहित्य में आपकी जो हिस्ट्री जो है वो कैसे आ गई। हिस्ट्री का आना जो है वो इसलिए आया है हिंदी साहित्य में, क्योंकि जितने भी हमारे जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कर रहे हैं, समाज के अंदर सुधार लाने के लिए ही अपनी रचनाओं का वर्णन करते हैं। तो इसलिए आपको पुनर्जागरण के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो एंड में हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण जो है ना, वो मानव इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जिससे समाज में जो भी आपका अज्ञानता फैली हुई थी वो दूर हुई है, रूढ़िवादी दूर हुई है, अंधविश्वास को निकाल कर फेंक दिया गया है। ठीक है। विज्ञान और तर्क के मार्ग पर लोग आगे बढ़े हैं और लोगों के अंदर जागरूकता आई है। इसके कारण जो आपका साहित्य है, कला है, शिक्षा है, धर्म है, समाज है, इन सब के अंदर एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस आए हैं, यानी व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। और पुनर्जागरण से जो मनुष्य की जो सोच है ना, उसे एक स्वतंत्र सोच मिली है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, उसकी जो प्रगति है, जो उसकी जो हम कह सकते हैं जो उसकी सफलता है, उसको एक नई दिशा मिली है। तो इसलिए पुनर्जागरण जो है ना, वो आधुनिक युग की हम कह सकते हैं एक आधारशिला है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्य में अनुभूति की प्रामाणिकता का महत्व क्या है, कोई 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। या फिर ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि साहित्य में अनुभूति की प्रामाणिकता विषय पर निबंध लिखिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा प्रामाणिकता का महत्व क्या है, 2 उदाहरण देके स्पष्ट करो। और सेकंड प्रश्न में हमसे पूछ सकता है कि इसके ऊपर एक निबंध लिख दो आप। तो अब हम इसके आंसर को समझते हैं। ठीक है, परिचय से समझते हैं। देखो, साहित्य जो है ना, वो मनुष्य के जीवन में, समाज में, उसकी भावनाओं में, उसके अनुभवों के अंदर ना एक अलग सा ही एक क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है। साहित्य जो है ना, वो आपकी सफलता को इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो अनुभव है, वो कितने सच्चे हैं। ठीक है। आप कितनी सच्चाई के साथ किसी भी कहानी को लिख रहे हैं, किसी भी साहित्य को लिख रहे हैं, या किस प्रकार से जो भी आप लिख रहे हैं, सारी चीजें वो आपके जीवन से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो एक लेखक जब भी सक्सेसफुल हो सकता है, जब भी सफलता उसको मिल सकती है, जब वो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी किसी भी अनुभूति, वो हम कह सकते हैं किसी भी अपनी कहानी के अंदर, जब वो अनुभूति का प्रामाणिकता को ऐड ऑन करता है। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं लेखक जब किसी भी विषय के बारे में जब लिखता है, तो उसके अंदर कितनी वास्तविकता, कितनी रियलिटी होती है, कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, कितनी सच्ची घटनाएं शामिल होती हैं। तो इन सबको ही हम क्या कहते हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता कहते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है, सिर्फ साहित्य के अंदर केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि ये आपकी जीवंत, प्रभावशाली, हृदय स्पर्श ये आपको बना देती है। तो साहित्य में सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कल्पना का महत्व तो है, लेकिन कल्पना के साथ आपकी सच्चाई भी होनी चाहिए। पूरी कल्पना पर, इमेजिनेशन पर कोई भी कहानी नहीं चलती, कोई भी कविता नहीं चलती। कुछ ना कुछ लेखक को, कवि को अपने रियल लाइफ से रिलेटेड अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंसेस को भी शामिल करना पड़ता है। तो साहित्य में कल्पना का महत्व विशेष तो है, किंतु केवल कल्पना के आधार पर ही हम किसी भी साहित्य को नहीं रच सकते, क्योंकि ये लंबे समय तक प्रभावित नहीं होने वाला होता है। ठीक है। तो जो भी हम साहित्य लिखे वो वास्तविक जीवन पे आधारित हो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अनुभूति की प्रामाणिकता के अर्थ की और स्वरूप की। देखो, अनुभूति मैंने आपको बताई दी है। जब कोई भी लेखक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपने अनुभवों के साथ, अपने जीवन को जब व्यक्त करता है, और इस तरीके से अपनी हम कह सकते हैं रचयिता को, या हम कह सकते हैं अपने साहित्य को इस तरीके से जब वो प्रस्तुत करता है कि पाठकों का जो मन है ना, उसकी कविता, उसकी कहानियां छू लेती है, तो वही आपकी क्या कहलाती है, प्रामाणिकता कहलाती है। ठीक है। अनुभूति कहलाती है, या हम कह सकते हैं वास्तविक अनुभवों की अनुभूति कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है भावनाओं की सच्चाई कितनी है। किसी भी लेखक, जो भी लेखक है, वो अपने साहित्य के अंदर कितनी अपनी इमोशंस को ऐड कर रहा है, कितनी फीलिंग्स को ऐड ऑन कर रहा है। मतलब कुछ भी वो आर्टिफिशियल अपनी भावनाओं को ऐड ना करे, कृत्रिम भावनाओं को ऐड ना करे, या हम कह सकते हैं बनावटी भावनाओं को ना ऐड करे, क्योंकि इससे ज्यादा लंबे समय तक आपके जो पाठक होते हैं ना, वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो भावनाओं की सच्चाई का ध्यान इसमें लेखक को रखना चाहिए। कल्पना और यथार्थता का संतुलन, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी साहित्य जो है वो कल्पना पर ही लंबे समय तक टिक कर नहीं चलता, बल्कि उसके अंदर आपकी वास्तविकता, आपकी सच्चाई को, यथार्थता को भी उसमें ऐड ऑन करना होता है। उसके बाद है पाठक
के साथ आत्मीय संबंध, यानी जब लेखक लिख रहा हो अपनी जो भी कहानियां वो लिख रहा हो, बना रहा हो, तो उसे ऐसा लगना चाहिए लिखते समय कि जो भी वो लिख रहा है, ठीक है, वो रियलिटी के ऊपर, सच्चाई के ऊपर लिख रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को बनावटी रूप से वो नहीं लिख रहा, ठीक है। तो जब पाठक पढ़ते हैं ना किसी भी लेखक की कहानी को, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सच में वो उस भावनाओं को जुड़ पा रहे हैं, उनसे जुड़ पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं उन समस्याओं को। तो इसी कारण जो आपका साहित्य जो है वो गहराई से जोड़ा जाता है। उसके बाद है साहित्य की विश्वसनीयता, यानी आपके जो जो भी लिटरेचर, जो भी लेखक लिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर कितने आपके वास्तविक अनुभव शामिल है, ठीक है, कितना आप सम्मान कर रहे हैं समाज के प्रति, ये सारी चीजें होनी चाहिए। समाज का यथार्थ चित्रण, यानी जो भी लेखक लिख रहा है साहित्य, उसके अंदर समाज को दर्पण मानना चाहिए, यानी जो भी वो लिख रहा है समाज के लिए लिख रहा है, समाज की समस्याओं के ऊपर लिख रहा है, संघर्ष के ऊपर लिख रहा है। तो एक अच्छा साहित्यकार वही होता है जो समाज के ऊपर क्या करे, अपना साहित्य को प्रस्तुत करे, उसके संघर्ष को, उसकी वास्तविकता को, वास्तविक परिस्थितियों को सही ढंग से जब वो प्रस्तुत करे समाज में परिवर्तन लाने के लिए, वही आपका समाज का यथार्थ चित्रण कहलाता है। उसके बाद है साहित्य में अनुभूति की प्रामाणिकता का महत्व क्या है। देखो साहित्य के अंदर जो आपकी अनुभूति है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि साहित्य को ये क्या बना देती है, जीवंत बना देती है। यानी सच्ची अनुभूतियों से जो भी लेखक अपना साहित्य लिख रहा होता है ना, उसका साहित्य ऐसे बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें शब्द नहीं होते बल्कि उसकी भावनाएं भी उसमें छुपी हुई होती है। इससे क्या होता है, जो भी आपके पाठक होते हैं वो लंबे समय तक साहित्य से जुड़े होते हैं, उनको समझ पाते हैं। उसके बाद है भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। साहित्य में जो आपकी अनुभूति का जो महत्व है वो इसलिए है कि ये आपके साहित्य को भावनात्मक रूप से भी बताता है, समाज को दिशा देने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद है साहित्य को स्थायित्व शक्ति का रूप में भी ये बताता है, ठीक है। लेखक की संवेदनशीलता का परिचय भी देता है, पाठक में संवेदना का भी विकास करता है, यानी जो भी आपके पाठक है उनके अंदर पढ़ने के बाद वो जब दुख सुख को समझने लगते हैं तो वही आपका संवेदना के अंदर आता है। उसके बाद है अनुभूति की प्रामाणिकता के उदाहरण। देखो जितने भी हमारे साहित्यकार आए, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, ठीक है, तो इन सबके उदाहरणों से हम समझते हैं, ठीक है। अनुभूति की प्रामाणिकता के उदाहरण कौन से हैं? सबसे पहले हमारे प्रेमचंद है। प्रेमचंद के साहित्य के अंदर हमें पूरी सच्चाई दिखती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, ठीक है, एक साहित्यकार वो ही होता है जो समाज की समस्या को क्या करता है, गहराई से समझता है, और समाज में सुधार लाने के लिए जो भी वो अपने साहित्य की रचना करता है वही एक सच्चा साहित्यकार होता है। उनमें से ही हमारे एक है प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी एक फेमस जो हम कह सकते हैं उपन्यास जो रहा है गोदान, इसके अंदर इन्होंने एक किसान के जीवन की जो वास्तविक समस्याएं है ना उसको बताया है, ठीक है। एक किसान के संघर्ष को बताया है, समाज के अंदर एक किसान की जो स्थिति है वो क्या है वो बताया है। और इनके जितने भी उपन्यास रहते थे ना मुंशी प्रेमचंद जी के, वो ज्यादातर गरीबी से संबंधित होते थे, शोषण से संबंधित होते थे, ग्रामीण जीवन से संबंधित होते थे, और समाज के अंदर जो आपकी विषमताएं हैं उनसे संबंधित होते थे, ठीक है जी। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट जो आपकी साहित्यकार है महादेवी वर्मा, ठीक है। इनके अंदर भी हमें अनुभूति की प्रामाणिकता देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा भी अपनी कविताओं के अंदर क्या ऐड करती हैं, अपनी करुणा, ठीक है, संवेदनशीलता, इन सबको वो ऐड ऑन करती है, जिसके अंदर वो विरह, यानी महादेवी वर्मा की जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें ज्यादातर रस देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके हम कह सकते हैं श्रृंगार रस हो, चाहे वो आपके विरह रस हो, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर महादेवी वर्मा कोई भी बनावटी का उपयोग नहीं करती हैं, बल्कि वो अपने हृदय की गहराइयों से निकली हुई जो भी उनकी कविताएं होती हैं वो लिखती हैं, ताकि जो पाठक है वो गहराई से उनसे जुड़ सके। उसके बाद है अनुभूति की प्रामाणिकता और साहित्यकार की जिम्मेदारी। देखो अनुभूति की प्रामाणिकता और साहित्यकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपना जो भी साहित्य लिख रहा है उसे ईमानदारी के साथ उसे वो लिखे, ठीक है। एक साहित्यकार का कर्तव्य यही होता है, जो भी वो जीवन की वास्तविकता को वो दर्शाना चाह रहा है उसे ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने वो पेश करे, किसी भी दिखावे से, किसी भी बनावटी से वो बचे, ठीक है जी। दूसरी क्या है कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व। लेखक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अपनी कहानियों का हम कह सकते हैं रचना ना करे कि सिर्फ और सिर्फ वो मनोरंजन का ही साधन हो, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ समाज के अंदर क्या हो, बदलाव लाने का भी वो हमें क्या दे रही हो, मार्गदर्शन दे रही हो। इस तरीके से एक साहित्यकार को अपनी रचनाओं को लिखना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है संवेदनशीलता दृष्टिकोण। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि समाज के अंदर जो भी दुख है, संघर्ष है, समस्या है, उसके प्रति लेखक की जो संवेदनशीलता है उसकी क्या हो, उसकी जो भी रचनाएं हैं उसके अंदर ऐड ऑन करे अपनी संवेदनशीलता दृष्टिकोण को भी। उसके बाद है मानवीय मूल्यों की रक्षा, यानी
जब भी लेखक अपनी साहित्य की रचना करे, रचनाओं को लिखे, तो उसके अंदर ना एक झलक होनी चाहिए मानवता की, ठीक है, प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए, तभी उसका जो समाज में जो सकारात्मक परिवर्तन है तभी आ सकता है। उसके बाद है आपका साहित्य और जीवन का संबंध, यानी कई ऐसे हमारे साहित्यकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, साहित्य के बारे में लिखते हैं, उसका कोई जीवन से संबंधित नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट कहता है हमें कि साहित्य और जीवन का संबंध दोनों ही होना चाहिए। एक अच्छा साहित्यकार अपनी जीवन की सच्चाइयों के साथ उसको जुड़ के लिखना चाहिए। उसके बाद रचना की प्रभाविकता, यानी जो भी वो लिख रहा है साहित्य के अंदर, उसके अंदर वो अपनी रचनाओं को समय के साथ क्या करता रहे, उसे उसके अंदर सच्चाई को दर्शाए, ताकि जो पाठक है उनके मन पे एक स्थायी प्रभाव पड़े, ठीक है। उसके बाद है आपका इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है इस प्रश्न का कि जो भी आपका साहित्य है, साहित्य के अंदर आपकी अनुभूति की प्रामाणिकता जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो हिंदी लिटरेचर है उसको एक जीवांत रूप देती है, प्रभावशाली बनाती है, विश्वसनीय बनाती है, ठीक है। साहित्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके शब्दों को लिखना ही काफी नहीं होता, ठीक है, शब्दों का संग्रह बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जो मानव जीवन के अंदर एक सच्चा मतलब दर्पण की तरह वो काम करे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बीच में समझाया था कि प्रेमचंद और महादेवी वर्मा जैसे हमारे जो साहित्यकार है वो इस बात का प्रमाण है कि साहित्य के अंदर जो आपकी शक्ति है, जो सच्चाई है, जो संवेदनशीलता है, वो कितनी छुपी हुई है। या फिर हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर हम लोकप्रियता और उपयोगिता वो किस तरीके से हमें वो प्रदान करती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 जो है आपका वो ये है कि मिथक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में मिथक का उपयोग किस प्रकार हुआ है, उदाहरण देके समझाइए, या फिर हम कह सकते हैं मिथक पर टिप्पणी कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। तो देखो, मिथक जो होता है ना वो साहित्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके अंदर जो आपके मानव जीवन से संबंधित जो भी प्राचीन मान्यताएं होती हैं, विश्वास होते हैं, परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती है, चेतनाएं होती है, इन सबसे जुड़ा हुआ होता है। मिथक केवल आपकी काल्पनिक कथा नहीं होती, बल्कि ये समाज की सामूहिक स्मृति, जीवन दर्शन और सांस्कृतिक अनुभवों का भी ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और परंतु इसका उद्देश्य केवल आपको मनोरंजन देना नहीं होता, बल्कि गहरे सत्य से आपको अवगत कराना होता है। तो जो भी हमारा हिंदी साहित्य है ना, इसके अंदर जो मिथक का उपयोग किया जाता है ना वो अत्यंत व्यापक होता है। साहित्यकारों के अंदर जो भी हमारी पोड़ कथाएं होती है ना, साहित्यकार पोड़ कथाओं में जो भी आपके नए नए पात्र होते हैं, नए नए संदर्भ होते हैं, वो समाज और राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों की इसमें वो व्याख्या करते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मिथक का अर्थ और स्वरूप। देखो, मिथक क्या है, एक पारंपरिक कथा है जिसमें समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मान्यताओं से ये जुड़ी हुई होती है। इसमें लोक विश्वास, कल्पना, जीवन तथा जीवन के सत्य को शामिल इसमें किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो विशेषताओं की बात करें, पहली विशेषता क्या कहती है कि प्राचीनता का इसमें आधार ये होता है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक या लिखित रूप में ये आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे मिथक होते हैं इनके अंदर आपकी कथा उस समय के समाज की सोच, संस्कृति, जीवन पद्धति का इसमें चित्रण होता है। उदाहरण के लिए आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारे के सारे आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक बनाते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व। मिथक जो होता है ना वो किसी समाज की संस्कृति, परंपरा और मूल्य को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। किसी समाज के लोग जीवन, धर्म, प्राकृतिक और नैतिकता को किस प्रकार से वो देखते हैं। भारतीय मिथक में सत्य, त्याग, धर्म और कर्तव्य भावना प्रमुखता से ये दिखाई जाती है। इस मिथक को हम सांस्कृतिक जीविता के साथ हम बनाए रखते हैं। इसके बाद है आपका प्रतीकात्मकता का गुण, यानी मिथक के अंदर आपकी जितनी भी घटनाएं होती हैं, पात्र होते हैं, वो केवल अपने वास्तविक अर्थ में नहीं होते, बल्कि ये हमें इनका एक हमें प्रतीक भी मिलता है, ठीक है, प्रतीक अर्थ भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उदाहरण के लिए रावण का जो अहंकार है, ठीक है, रावण का जो अहंकार है, अहंकार तथा राम के जो तत्व है, आदर्श है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो रावण का जो अहंकार है, ठीक है, रावण का अहंकार तथा राम के जितने भी आदर्श हैं, उनकी जो मर्यादा है, ये सब इसमें प्रतीक माने जाते हैं। इसी प्रकार महाभारत का जो युद्ध है वो केवल युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के संघर्ष का भी प्रतीक है। तो इसलिए मिथक जो है ना वो जीवन की गहराई और सच्चाई को सरल रूप से समझने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। उसके बाद है आपका सामूहिक विश्वास पर आधारित होता है ये। इससे हमें नैतिक शिक्षा का भी माध्यम होता है, कल्पना शक्ति और यथार्थता का इसमें समन्वय होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका सार्वकालिकता और प्रासंगिकता भी इसमें बनी रहती है।
अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में आपके जो मिथक है उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। देखो, हिंदी साहित्य के अंदर ये केवल आपका धार्मिक कथाओं के रूप में नहीं होता, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय समस्याओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जो आपके साहित्यकार होते हैं ना, वो पुराने मिथकों को नए दृष्टिकोण से वो प्रस्तुत करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, देखो, हिंदी साहित्य में जो मिथकों का जो प्रयोग होता है वो प्रमुख रूप से होता है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि पौराणिक जो आपकी कथाएं होती है उसमें ये पुनः पठित होता है। यानी जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, चाहे वो हमारी रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, ये जितनी भी हमारी कथाएं होती है ना, नए अर्थों से साहित्यकार हमारे सामने उसे प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इन कथाओं को आधुनिक समाज की समस्याओं से जोड़कर भी रखा हुआ है। इससे जो आपके मिथक होते हैं वो केवल धार्मिक कथा ना रहकर सामाजिक चेतना का भी क्या बन गए हैं, महत्व बन गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका, पात्रों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। यानी जितने भी आपके मिथक जो होते हैं ना, उसके अंदर आपके सामाजिक जितने भी आपके पात्रों का उपयोग किया जाता है उसमें आपके सामाजिक अन्याय, संघर्ष, मानवीय पीड़ा, ठीक है, इन सबको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कर्ण को उपेक्षित व्यक्ति का प्रतीक यहाँ पे माना गया है, जबकि जो आपकी द्रौपदी है उसको स्त्री संघर्ष का रूप यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना की विकास की बात करें तो इसके अंदर जो भी आपके स्वतंत्र आंदोलन के समय जितने भी आपके मिथक थे उनसे हमें जो राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए ये हमें लिया गया था। उसके बाद है आधुनिक समस्याओं की व्याख्या। मिथक जो होते हैं वो आपकी आधुनिक समस्याओं की व्याख्या भी करते हैं, जैसे आपका भ्रष्टाचार हो गया, युद्ध हो गया, अन्याय हो गया, नैतिक पतन हो गया, इन सारी समस्याओं को भी ये व्यक्त करते हैं। महाभारत के जितने भी आपके प्रसंग को वर्तमान की राजनीति से जोड़कर देखा भी जाता है। ये भी इससे हमारे जो साहित्य है, साहित्य में मिथक का उपयोग अधिक अर्थपूर्ण प्रासंगिक बन गया है। ठीक है, स्त्री विमर्श में मिथक का प्रयोग, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हिंदी साहित्य में हमारा जो सीता माता है, द्रौपदी है, कुंती है, ठीक है, इन सब जितने भी हमारे स्त्री पात्र जो है उनको एक नए दृष्टिकोण से जोड़ा गया। ठीक है, और आधुनिक साहित्य में भी इसका सही उपयोग हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम। यानी मिथकों के माध्यम से जो साहित्यकार है वो जितने भी जटिल विचार होते हैं उन्हें सरल और प्रभावशाली रूप से हमें बताते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना। यानी जितने भी हमारे हिंदी साहित्य में जो मिथक होते हैं उसके अंदर जो भी आपकी भारतीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको सुरक्षित रखने में हमें सहायता भी मिलती है। इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य में मिथक के प्रयोग के उदाहरण। देखो, जैसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे वो है राम की शक्ति पूजा, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। इस काव्य में राम के मिथक का प्रयोग करके जिस प्रकार से संघर्ष, आत्मबल, शक्ति की आवश्यकता को दर्शाया गया था। उसके बाद है आपका रश्मि रथी। ठीक है, ये भी आपका एक प्रसंग है। इसके अंदर ये किसने प्रस्तुत करा था, ये आपका रामधारी सिंह दिनकार ने इसे प्रस्तुत करा था। ये भी हमारा काव्य कंठ से लिया गया एक मिथक है जो आधुनिक दृष्टिकोण में इसे प्रस्तुत किया गया। उसके बाद है आपका अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत करा है। ये भी हमारा नाटक महाभारत से लिया गया था। ठीक है, जिसमें आपकी युद्ध की भयवता को दर्शाया जाता है कि युद्ध कितना भयानक रूप से होता है और नैतिकता का पतन कैसे होता है और आधुनिक संकट किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद है आपका कामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत की थी। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के मिथक के माध्यम से मानव जीवन, भावना और बुद्धि पर गहरा विश्लेषण आपका देखने को मिलता है। अंत में हम इस निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं इस प्रश्न के। तो निष्कर्ष से कहा जा सकता है जितने भी आपके मिथक साहित्य हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि समाज की जितनी भी सांस्कृतिक चेतनाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, ठीक है, और जीवन दर्शन होता है, इन सबको ये व्यक्त करने में हमारी मदद करता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आपका साहित्य की प्रयोजनीयता अथवा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि साहित्य का स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, साहित्य मानव जीवन का दर्पण है, जैसा भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट का रिसोर्स नहीं होता, बल्कि ये समाज, सांस्कृतिक विचार, इन सबको भी हमें बताता है। और साहित्य के अंदर मनुष्य अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शामिल करता है, अपने अनुभवों को शामिल करता है, इमोशन, सामाजिक स्थिति, इन सबको क्या करता है, वो व्यक्त करता है। ठीक है, तो साहित्य का स्वरूप क्या है कि साहित्य हमें अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलता है। इसका स्वरूप जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। ठीक है, और ये जीवांत, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यानी मानव जीवन के विविध पक्षों से हमें इसको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर सिर्फ कल्पना नहीं होती, बल्कि सच्चाइयों पे भी आधारित होता है। मानव जीवन का दर्पण की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में समाज का दर्पण इसे कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें समाज की परिस्थितियों को, संघर्ष को, अच्छाई बुराई को, इन सबको दर्शाया गया है। तो किसी भी काल का जो साहित्य है उस समय की
उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को वो क्या करते दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मुंशी प्रेमचंद जो थे, उन्होंने क्या करा था, साहित्य की जो ग्रामीण जीवन जो है आपका, गरीबी जो है, सामाजिक विषमता जो है, इन सबको उन्होंने एक्सप्लेन करा था। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो साहित्य के अंदर हमारा भावनाएं भी शामिल होती हैं, प्रेम, करुणा, क्रोध, त्याग, ये सारी चीजें भी होती हैं। उसके बाद है ज्ञान और मनोरंजन। ठीक है, ये सिर्फ हमें मनोरंजन ही नहीं प्रदान करते बल्कि ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी संस्कृति और परंपरा। संस्कृति और परंपरा का संरक्षण मीन्स कि यहाँ पे साहित्य हमें समाज की संस्कृति, भाषा, परंपरा, मूल्यों को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों से जो भी आपकी लोक साहित्य के माध्यम से जो भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी साहित्य पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको हमने किस तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है, किस तरीके से हमारी जो सांस्कृतिक निरंतरता है वो जो बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद है आपका परिवर्तनशीलता और गतिशीलता का स्वरूप। ठीक है, तो हमारा जो साहित्य जो होता है ना, वो स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, बल्कि समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार वो बदलता रहता है। हर युग का साहित्य उस समय की आवश्यकता और समस्या को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आधुनिक समय का जो साहित्य है ना, वो आपका ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तकनीक पे आधारित है, वैश्वीकरण पर है, स्त्री विमर्श पर है, दलित चेतना पर है, इन सारे विषय पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है समाज और व्यक्ति का संबंध स्थापित करना, यानी साहित्य आपका समाज और व्यक्ति के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। अब हम बात करते हैं साहित्य की प्रयोजनीति एवं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहती है कि समाज को ही एक नई दिशा देता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो भी हमारा साहित्य है वो समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी सही गलत है, उसको हमें बताता है। आदर्श जीवन जीने का हमें एक प्रेरणा देता है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, यानी समाज में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, शोषण हो, जातिवाद हो, लैंगिक भेदभाव हो, इन सबको क्या करता है, हमें जागरूक बनाने के लिए प्रेरित करता है, और इन समस्या को हम किस तरीके से सुलझा सकते हैं वो भी हमें ये बताता है। उसके बाद है आपका सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना के विकास की बात करें तो सामाजिक चेतना का विकास का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो साहित्य जो है ना, उसे पढ़ के हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। ठीक है, समाज के अंदर समानता, न्याय, सहयोग, इन सब की जो भावना है वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। उसके बाद है नैतिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्यों की स्थापना की अगर हम बात करें तो जो हमारे जो साहित्य है ना, वो हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, जितने भी हमारी मोरल वैल्यूज जो हैं उसे भी सिखाने में हमारी मदद करता है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है, यानी समाज में परिवर्तन लाने में। ठीक है, आंदोलन समय समय पे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, समाज में सुधार कार्यों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ताकि हम समाज में से कुरीति, अंधविश्वास को भी हम खत्म कर सके। उसके बाद है मानवीय संवेदनाओं का विकास, यानी जितनी भी मानवीय संवेदना है दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख दर्द को हमें समझने के लिए, सहानुभूति रखने के लिए साहित्य हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। उसके बाद है युग का प्रतिनिधित्व करना, यानी परिस्थिति, संघर्ष, विचारधाराओं का ये प्रतिनिधित्व करता है। अंत में हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो अंत में हमें ये प्रश्न पढ़ के ये समझ में आया कि जो साहित्य जो है उसका जो स्वरूप है ना, वो बहुत ज्यादा व्यापक है और बहुयामी है। ठीक है, बहुआयामी है, और यह केवल मनोरंजन और आपका कल्पना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में संस्कृति और आपके मानवीय जीवन को भी क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो ये है, प्रश्न नंबर 9, जो है आपका प्रतीक का अर्थ बताते हुए साहित्य में उसके प्रयोग का सा उदाहरण स्पष्ट कीजिए, या फिर हम कह सकते हैं बिंब पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो प्रतीक और बिंब दोनों ही क्या है, सेम है, लेकिन जो प्रतीक जो है वो किसी भी वस्तु का, भाव का या विचार का संकेत हो सकता है। वहीं बिंब की बात करें तो बिंब क्या है, आपकी कल्पना के माध्यम से पाठक के मन में बनने वाला जो चित्र है वही आपका क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतीक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रतीक वह होता है जिसके द्वारा हम किसी भाव को, ठीक है, किसी भाव को या किसी विचार को जब हम प्रस्तुत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। उसके बाद आपका क्या है कि प्रतीक की विशेषताएं। प्रतीक की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो प्रतीक की विशेषता क्या होती है कि ये हमें संकेत देता है। ठीक है, प्रतीक का प्रमुख गुण क्या होता है कि हमें ये किसी भी चीज के बारे में, किसी भी भावना के बारे में सीधा वर्णन नहीं करता, बल्कि उसके बारे में संकेत देता है। उदाहरण के लिए दीपक जो है वो ज्ञान का, या हम कह सकते हैं अंधकार का, अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इससे साहित्य में हमें गहराई और प्रभाव देखने को मिलता है। संक्षिप्तता और व्यापक अर्थ भी होता है। ठीक है, भावों की गहन अभिव्यक्ति भी ये करता है, कलात्मक सौंदर्य भी दिखाता है। ठीक है, अनेक अर्थों की संभावना भी इससे होती है, और सांस्कृतिक संबंध भी हमें देखने को इससे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका साहित्य में प्रतीक का उपयोग किस तरीके से हम करते हैं। प्राकृतिक संबंधी प्रतीक जो होते हैं,
जैसे आपका जो रात जो है वो दुख है, ठीक है। वसंत ऋतु जो है वो एक नव जीवन के आधार पर है, ठीक है। सूर्य जो है वो आपको ऊर्जा दे रहा है, यानी साहित्य के अंदर प्राकृतिक जो है ना आपका प्रतीक कौन कौन से है। सूर्य से हमें एक नई एनर्जी मिल रही है, ठीक है। रात से हमें दुख का अनुभव हो रहा है, अज्ञान का अनुभव हो रहा है, और वसंत ऋतु से हमें एक नए जीवन का शुरुआत हमें मिलती है, ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी आपके इसी प्रकार से होते हैं। जैसे आपका दीपक ज्ञान दे रहा है, जंजीर आपका बंधन तोड़ रहा है, फूल प्रेम का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। इसी प्रकार से आपके राष्ट्रीय प्रतीक भी होते हैं। इसी प्रकार से आपके हिंदी साहित्य में प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे महादेवी वर्मा ने दीपक और अंधकार के माध्यम से विरह और पीड़ा को दर्शाया था, ठीक है। उदाहरण से समझे तो दीपक का उपयोग दीपक का प्रयोग ज्ञान और आशा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार पथ जीवन यात्रा का प्रतीक माना जाता है। इसे गहराई से समझने में हमें सहायता मिलती है। साहित्यिक महत्व की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका बौद्धिक आनंद इसको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं बिंब का अर्थ और स्वरूप। बिंब भी क्या है, आपका एक मानसिक चित्रण है, ठीक है। जो साहित्य पढ़ने और सुनने पर जो पाठक जो है ना उसके मन में जो उत्पन्न जो होता है, ठीक है, वो ही आपका क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। बिंब की भी अलग अलग विशेषता है, ठीक है। ये आपका चित्रात्मक भी हो सकता है, कल्पनाशील भी हो सकता है, संवेदनाशील भी हो सकता है, ठीक है। सौंदर्य वृद्धि भी आपको देखने को मिलती है, यानी इसमें मधुरता भी देखने को मिलती है। भाषा भी इसमें काफी ज्यादा आपको आकर्षक देखने को मिल सकती है। उसके बाद है आपका अनुभूति की इसमें स्पष्टता होती है। भावों का इसमें सजीव जो है चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो साहित्य में जो आपके जो बिंब का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। प्राकृतिक बिंब भी होता है, ठीक है। प्राकृतिक बिंब जिसमें जैसा मैंने भी आपको बताया, जिसमें आपकी प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है, चाहे आपके फूल हो, चांद हो, नदी हो, इन सब बिंबों का उपयोग करके जब एक कहानी की रचना की जाती है किसी लेखक के द्वारा, तो वो आपका किस में आता है, प्राकृतिक बिंब में आता है। भावनात्मक बिंब वो होता है जिसमें आप अपनी भावनाओं को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूखा वृक्ष क्या है, एक विरह को, एक पीड़ा को, एक दुख को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। दृश्य बिंब आपका क्या है, जो आपको दृश्य को जीवंत कर दे रहा है, ठीक है। जैसे आपका खेती में लहरती हुई फसलों का वर्णन करना आपका दृश्य बिंब में आता है। श्रवण बिंब क्या होता है, जिसमें आप ध्वनियों को, चित्रण को जब आप सुनते हैं, ठीक है, तो वो आपका श्रवण बिंब होता है। जैसे पक्षियों की आवाज हो गई, बारिश की बूंदों की आवाज हो गई, वो आपका श्रवण बिंब होता है। हिंदी साहित्य में बिंब का उपयोग किन किन आपके कवियों ने करा है, तो छायावादी जो आपके कवि रहे हैं उन्होंने सभी ने बिंब का अत्यधिक उपयोग करा है। जैसे आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गई, महादेवी वर्मा हो गई, इन सभी ने आपका प्राकृतिक और भावनाओं के प्रति सुंदर सुंदर बिंबों का उपयोग किया है, ठीक है। साहित्यिक महत्व की बात करें तो बिंब जो है ना आपके, वो जीवंतता और सौंदर्य इन सबको क्या करते हैं, अनुभव आपको कराते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है इस प्रश्न का, कि प्रतीक और बिंब साहित्य की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति शैली है। ये दोनों ही क्या करते हैं, संकेत के रूप में गहरे अर्थ को ये क्या करते हैं, बताते हैं। प्रतीक जो होते हैं वो गहरे अर्थ को बताते हैं, बिंब जो होते हैं वो पाठक के मन के चित्रण को बताते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो आपके गिव अवे का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो गिव अवे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही है कि मुक्त छंद और छंद मुक्त जो कविताएं हैं, ठीक है, ये इन दोनों का अर्थ क्या है, ठीक है। मतलब छंद मुक्त कविता क्या होती है और मुक्त छंद कविताएं क्या होती है, इन दोनों का आपको अर्थ बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वहीं आपका जो दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि जो आपके मुंशी प्रेमचंद्र जो थे, उन्होंने किस प्रकार से पुनर्जागरण में, या फिर हम कह सकते हैं नहीं, जो आपके पुनर्जागरण के जितने भी कवि हैं, मैंने अभी आपको जो प्रश्न में बताए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण में जिन भी कवि ने, जिन भी साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया है वो कौन कौन से हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि किन्हीं 3 अलंकारों का सा उदाहरण देकर चर्चा कीजिए और रस और अलंकार के संबंध को भी स्पष्ट कीजिए। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसके अंदर आपके जो अलंकार जो है, जो आपके रस जो है, वो हिंदी साहित्य चिंतन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने स्कूली शिक्षा में भी आपका पढ़ा है और ये विश्वविद्यालय में भी आपका उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पे जो हिंदी साहित्य जो आपका जो काव्य है उसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे आपका अलंकार को उपयोग में लाया जाता है। अलंकार का मीनिंग ये होता है कि आभूषण, ठीक है, यानी जो भी लेखक जो भी लिख रहा है उसके लिए अलंकार
उसकी रचना के लिए एक तरीके से आभूषण का कार्य करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हम अपने आप को सजाते हैं, ठीक है, जैसे अब सपोज दैट मुझे किसी पार्टी में जाना है, तो मैं अपने आप को जिस तरीके से सजाती हूँ ना, अच्छी सी ड्रेस पहन के, ज्वेलरी पहन के, ठीक उसी प्रकार से ना जो एक लेखक जो होता है, या हम कह सकते हैं साहित्यकार जो होता है ना, वो अपनी कहानी को भी इसी तरीके से सजाता है अलंकारों की सहायता से, ठीक है। उसकी कहानी के अंदर जो अलंकार जो होते हैं, उसकी कहानी का और भी ज्यादा उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं, अधिक स्पष्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रभावशाली बनाते हैं। तो कविता के अंदर, चाहे वो आपका हिंदी साहित्य हो, हिंदी साहित्य के अंदर चाहे वो आपका काव्य खंड हो, चाहे आपका गद्य खंड हो, इन दोनों के अंदर ही अलंकार जो है वो और भी ज्यादा आपकी कविताओं को सुंदर बनाते हैं, आकर्षित बनाते हैं, ठीक है। तो वही अलंकार की ये हुई आपकी बात। वहीं अगर हम बात करें रस की, तो रस क्या करता है, आपका काव्य का प्राण प्राण होते हैं, ठीक है। यानी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके अलंकार जो है, ठीक है, अलंकार क्या है यहाँ पे, आपके गद्य खंड से संबंधित है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रस की, तो रस यहाँ पे किससे संबंधित है, आपके काव्य से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपके साहित्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है, अलंकार जो शब्द है ना, वो संस्कृत के अलम और कार से मिलकर बना है, ठीक है। अलम का मीनिंग क्या होता है कि सुंदर, और कार का मीनिंग क्या है यहाँ पे, करने वाला। तो अलंकार वह साधन है जो भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। साहित्य में अलंकारों का प्रयोग भावों को अधिक प्रभावशाली प्रस्तुत करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है अलंकार का महत्व। यहाँ पे अलंकार का महत्व क्या है कि अलंकार जो है वो काव्य की भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। और इनके उपयोग से जो आपके भाव है वो अधिक स्पष्ट होते हैं, हृदय स्पर्शी होते हैं। मतलब ये आपके काव्यों को, रचनाओं को बहुत ज्यादा अच्छे से बनाते हैं। तो तीन ऐसे अलंकार कौन कौन से, आपका पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव की तुलना हम किसी दूसरी चीज से किए जाती है, तो वो आपका कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार की पहचान हम कैसे करते हैं कि मानो, सा, समान, ठीक है। जैसे चंद्र सा मुख समान है उसका, ठीक है, उसका चंद्र मुख समान है। इस तरीके से जो आपका ये एग्जाम्पल है वो किसका उदाहरण है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, उपमा अलंकार की हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका उदाहरण, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, उपमा अलंकार है। वही दूसरा अलंकार जो है आपका रूपक है। रूपक में क्या होता है कि हम सीधा आरोप कर, इसमें उपमेय जो होता है वो सीधा उपमान का आरोप करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, उसके उदाहरण से समझे तो जीवन एक संग्राम है, यानी हमने किससे तुलना करी अपने जीवन की, संग्राम से। तो ये क्या है, आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है कि जब एक ही वर्ड को बार बार हम रिपीट करते हैं, एक ही वर्ड बार बार आपका आता है, वो ही आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चंचल चितवन चुरा ले गई। यहाँ पे जो चा वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है रस और अलंकार का संबंध क्या है। देखो, रस और अलंकार का पारस्परिक संबंध क्या है कि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, पाठक के मन को भाव से भर रहे हैं, ठीक है। अलंकार सुंदर बना रहा है, ठीक है, और रस क्या कर रहा है, उसमें भाव को निहित कर रहा है, और दोनों ही मिलकर काव्य की सुंदरता और प्रभावशालीता को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जो रस है, रस भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अंदर क्या है कि इसमें आपका उपमा और रूपक अलंकार का अधिक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है मुख चंद्र समान है, मैं उपमा अलंकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके रस दिए जाते हैं। उसके बाद है आपका इसी प्रकार से वीर रस, ठीक है, करुणा रस। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके रस दिए गए हैं। ऑल ओवर इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि अलंकार और रस दोनों ही मिलकर आपके काव्य सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक है, और आपके जो साहित्य है उसको और भी ज्यादा रोचक बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा जो टॉप 10 जो क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप 10 जो प्रश्न है वो इसी के साथ आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रश्न जो आपका ये है कि जो अलंकार जो है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार के गिव अवे का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उसके आप भेद कमेंट सेक्शन में लिखिए, और रस के भी भेद लिखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके
हिंदी साहित्य चिंतन के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसे ध्यान से समझा होगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो कि जो हमारे लेक्चर जो होते हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर इसके वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हर वीडियो में आपका गिव अवे का क्वेश्चन होता है जो वीडियो में मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। लकी विनर्स जो होते हैं उनको हम फ्री नोट्स देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। सोल से रिलेटेड और एग्जाम फोकस जो भी आपकी अपडेट्स हैं DU से रिलेटेड वो भी मिलती रहे और इंपॉर्टेंट लेक्चर की गिव अवे के विनर्स भी आपको वहीं से ही मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।